गोल्ड के साथ क्या हुआ? कोविड से आज 3x 1 लाख रुपया कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताइए प्लीज। इंडियन थिंकिंग था कि सिर्फ फेस्टिवल्स होता है, दिवाली आता है, दशहरा आता है तो फिर गोल्ड बढ़ता है, पर ये नहीं है। गोल्ड बढ़ता है जब भी दुनिया नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड इज इनवर्सली रिलेटेड, तो वो ऊपर जाएगा। इन इमरजेंसी ना आपका क्रेडिट कार्ड काम आएगा, ना प्लीज काम आएगा, लेकिन गोल्ड रहेगा क्योंकि गोल्ड एवरग्रीन है। आपने बोला था कि जब स्टेबिलिटी होता है तो गोल्ड गिर सकता है, तो क्या गोल्ड वापस 30,000 पे जाने का आपको लगता है कोई चांस है अगले 2-3 साल में? गोल्ड 30,000 तो छोड़ो, 55,000 का भी एक न्यूज आया था। क्या ये ऐसा नहीं है कि जब आप ज्वेलरी रिटर्न देते हो, तो मैंने ज्वेलरी खरीदा 100 रुपए में, उसका आज गोल्ड का भाव हो गया 150, पर मैं ज्वेलरी बेचने जाऊँ तो मुझे 130 ही मिलेगा, ये राइट है रॉन्ग है? रॉन्ग, क्योंकि लोग गलत कैरेट खरीदते हैं गलत रेट पे। तो जब उसको खरीदना चाहिए था 22 कैरेट जिसमें अवेलेबल था, उसने खरीदा 18 कैरेट में। तनिष्क में जाके फिक्स प्राइस लोग एक्सेप्ट करते हैं, तो तेरे दुकान पे या और किसी के दुकान पे जाके बोलते हैं यार कुछ कर दो, ये क्या है? आप एक सेक्टर देखते हो जहाँ पे लोग पैसा देने को रेडी नहीं है, और आप ये बात कर रहे हो जहाँ पे लोग आंख बंद करके पैसा दे रहे हैं। मतलब समथिंग इज रॉन्ग विद अस। आजकल एयर हॉस्टेसेस, काफी गेस्ट दुबई से माल स्मगल करके गोल्ड लेके आते हैं। दुबई का गोल्ड का इतना क्रेज क्यों है? सस्ता है, ज्यादा प्योर है, ज्यादा लकी है, क्या है भाई? मिथ है ये कि उधर का सोना प्योर है। लोग कंसिडर करते हैं कि दुबई में प्योर गोल्ड मिलता है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 22 कैरेट आप दुबई से लाओ या 22 कैरेट इंडिया से लाओ, उसका वैल्यू सेम मिलेगा। एक चीज जो इधर और उधर में फर्क है वो है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। ये पॉडकास्ट में हम अच्छे पर्सनालिटीज को लाते हैं जो आपके बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप जर्नी को एनहांस करते हैं। और आज मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में से एक ऐसे खास इंसान को ला रहा हूं जो मेरा मेंटी भी है, एक अच्छा इंसान भी है, जिसने जीरो कॉस्ट मार्केटिंग करके 1.5 लाख फॉलोवर्स जमा किए, कम्युनिटी बिल्ड किया है, जो 6x ग्रो हो चुका है और जो फैमिली बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर रहा है अपने फादर के साथ। ये पॉडकास्ट में बहुत इंसाइट्स मिलेंगे कि गोल्ड का क्या होगा, बिजनेस कैसे रन करना है, एक्सपांशन कैसे करना है, और बाकी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आएंगे। तो मिलते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट से, मिस्टर राजेंद्र जैन ऑफ प्रवेश गोल्ड ज्वेलर्स। वेलकम बेटा, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश पॉडकास्ट। थैंक यू। आई थिंक आज के पॉडकास्ट में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। भाई गोल्ड अभी भी ऊपर जाएगा क्या? 2 लाख 5 लाख पे जाएगा? हम ये भी कवर करेंगे कि भाई गोल्ड इतना कोविड के बाद 3x क्यों पहुंचा? गोल्ड बिजनेस में अगर बच्चों को इन्वेस्ट करना है, यूथ को इन्वेस्ट करना है, तो क्या वो आज भी कर सकते हैं? राइट। गोल्ड में क्या स्कैम्स हो सकते हैं या क्या सेफ्टी रखना है? फिर हम जानना चाहते हैं कि आपने अपना बिजनेस 2x 10x कैसे किया और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो ये हम पॉडकास्ट में पूरा अनवील करेंगे। और मैं बहुत प्राउड हूं क्योंकि मैंने देखा है आपका जर्नी लास्ट 1-2 साल में, वेयर यू आर ऑलमोस्ट स्ट्रगलिंग, फैमिली बिजनेस डिस्टर्ब्ड, और आज एक बेंचमार्क, एक हीरो, एंड मच मोर राइजिंग, ग्रोइंग। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई गोल्ड, राजेंद्र, गोल्ड के साथ क्या हुआ? कोविड से आज 3x 1 लाख रुपया कैसे हुआ, क्यों हुआ, बताइए प्लीज। गोल्ड बढ़ता है जब जियोपॉलिटिकल टेंशन्स होता है या कोई तो ऐसा चीज होता है जैसे रशिया यूक्रेन का वॉर हो गया। जब भी दुनिया नीचे जाएगा, स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, गोल्ड इज इनवर्सली रिलेटेड, तो वो ऊपर जाएगा। ओके। इंडियन थिंकिंग था कि सिर्फ फेस्टिवल्स होता है, दिवाली आता है, दशहरा आता है तो फिर गोल्ड बढ़ता है, पर ये नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, दैट इज़ इंटरनेशनली अफेक्टेड। जो भी गोल्ड का प्राइसिंग है दैट इज़ बेस्ड ऑन द US डॉलर एंड द रूपी रिलेशन एज वेल। ओके। जो भी चीज़ है गोल्ड बढ़ेगा और बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स। जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गया, मेजर फैक्टर्स वो है जो लास्ट 2-3 साल में, जैसे आपने बोला कोविड आया, एक प्राइम एग्जाम्पल कोविड है। कोविड जब स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्सीमेट मार्च 17 से 20 तारीख 2020 में, तब रेट कुछ था 36,000 रुपीज़, एंड देन 6 मंथ्स में द रेट वॉज 51 to 54,000 रुपीज़। देन अ फॉल केम व्हेन थिंग्स सेटल्ड, 46,000 आया था, फिर 59,000, फिर 60 से 70 कैसे गया, वो एक ब्लिंक ऑफ आई में गया था, 60 to 70, देन 70 to 80, और अभी 1 लाख। हम कभी सोच नहीं सकते थे। और मैं कुछ रिसर्च शेयर करूंगा कि गोल्ड लिमिटेड क्वांटिटी में, एटलीस्ट फिजिकल गोल्ड, आप ई गोल्ड बना सकते हो, तो रुपीज आप प्रिंट कर सकते हो, डॉलर्स अमेरिका प्रिंट कर रहा है, इसके लिए इन्फ्लेशन है। इसके लिए जो चीज 10 रुपए का 10 साल पहले था, आज वो 1 रुपए में भी नहीं मिलेगा शायद, बट गोल्ड का क्वांटिटी फिक्स है। इसके लिए उसका बिटकॉइन जैसे सप्लाई बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सेकेंड, गोल्ड का नेगेटिव बीटा होता है, विच मीन्स कि गोल्ड इज अ सेफ्टी हेवन।
Right. मोस्ट लिक्विड, मोस्ट ट्रस्टेड, हजारों साल से गोल्ड वाज यूज्ड एज अ करेंसी, गोल्ड, सिल्वर, मेटल। Yes. तो जैसे ही कभी भी वॉर होता है, अनसर्टेनिटी आता है, पीपल वांट टू बाय गोल्ड एंड होल्ड गोल्ड। Right. थर्ड, कुछ कंपनीज और कुछ कंट्रीज का प्रिंसिपल था कि हम जितना गोल्ड रखेंगे उतना ही हम करेंसी प्रिंट करेंगे। Right. यूएस के पास गोल्ड फिजिकल में है, आरबीआई के पास है। तो ये हमें समझ में आता है कि गोल्ड इज अ सेफ्टी हेवन, Right. गोल्ड इज अ रिस्क एवर्स हेवन, नेगेटिव बीटा है, यानी कुछ भी फट रहा है तो गोल्ड ले लो, गोल्ड संभाल लो, गोल्ड आपको काम आएगा। Right. मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल तो राजेंद्र जी, जब 2001 में भूकंप हुआ था गुजरात में, Right. वहां पे एक लेडी थी जिसने अपनी फैमिली को लूज किया था। उसने कुछ नहीं, उसको वहां से एस्केप करना था, तो उसने अपने खाली सिर्फ गोल्ड के जो ज्वेलरी थे वो लिया और लोगों को गोल्ड दे दे के, ब्राइब कर करके, गिफ्ट दे दे के वहां से वो बाहर निकली, वहां से वो बॉम्बे पहुंची। यानी इन इमरजेंसी ना आपका क्रेडिट कार्ड काम आएगा, ना प्लीज काम आएगा, लेकिन गोल्ड रहेगा क्योंकि गोल्ड एवरग्रीन है। Right. एक आपने बोला था कि जब स्टेबिलिटी होता है तो गोल्ड गिर सकता है, तो क्या गोल्ड वापस 30,000 पे जाने का आपको लगता है कोई चांस है अगले 2-3 साल में? गोल्ड 30,000 तो छोड़ो, 55,000 का भी एक न्यूज़ आया था, वो भी फेक है। क्योंकि लोग ऐसे सोचते हैं कि चलो यार आज 1 लाख हो गया, मैं आज बेच लेता हूँ और 80,000 70,000 पे कर लेता हूँ। ये एक मार्केट में फैला गया न्यूज़ होता है जहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स अपना सारा गोल्ड सेल कर लेते हैं, एक बाइंग मिल जाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि चाइना ने जिस हिसाब से गोल्ड बाई किया है 2024 में, और अभी भी वो स्ट्रिक चल रहा है, बाय कर रहा है, बाई कर रहा है, और वो ऐसा ग्राम किलो में नहीं, टन्स में Tons. होता है। Sure. और एक पूरा कंट्री एज अ आरबीआई जैसा इंडिया में है वैसा उधर बाई कर रहे हैं, तो यू कैन बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड। तो आपको नहीं लगता है गोल्ड बिग ड्रॉप होगा? मार्जिनल ड्रॉप थोड़ा मोटा ठीक है, पर 10% 20% से ज्यादा ड्रॉप आपको नहीं लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता। ठीक है, अब हम आते हैं कुछ इंडस्ट्री ट्रेंड्स पे। राइट। हमें बताया जाता है कि बेटा फिजिकल ज्वेलरी मत लो, आजकल आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो पहले गोल्ड का हमारे देश में इतना क्रेज क्यों है? हम जाते हैं लाल बाग का राजा में, अनंत अंबानी गोल्ड के मुकुट चढ़ाते हैं गणपति Right. बापा को, हमारे सबके फेवरेट को। Right. आप देखते हैं साउथ में जो मंदिर होते हैं, बालाजी मंदिर है या कोई भी फेमस मंदिर है, वहां पे गोल्ड लोग श्रद्धा से चढ़ाते हैं। गोल्ड का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है हमारे कल्चर में? गोल्ड एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट है। आप किसी को भी, अगर मेडल होता है तो कौन सा होता है सबसे ऊपर वाला? Gold medal. गोल्ड मेडल। जो भी चीज़ गोल्ड में हो गई मतलब दैट इज द टॉप क्लास। जी। बहुत सारे लोग राइट फ्रॉम फैमिलीज टू एनीवन, अगर आप किसी टीम मेंबर को गोल्ड देते हो दैट मीन्स दैट यू आर रिस्पेक्टेड और समथिंग। और वो जो गोल्ड का है एक ट्रेडिशन से चलते आ रहा है, माइथोलॉजिकल रामायण से, सोने की लंका, मतलब उससे आपको पता चल जाता है कि उसका वो लंका की वैल्यू किधर बढ़ गई। सोने की लंका, इंडिया को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया कहते थे। वाई? ये सारी चीज़ें गोल्ड को, और मेन जो गोल्ड ने जो सपोर्ट देता है फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे, कोविड के टाइम पे मैंने देखा हुआ है कि बहुत सारे लोगों को गोल्ड का ही सहारा था। कुछ नहीं है, जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या होता था? गोल्ड या तो फिर लोन करते थे या तो फिर बेच के आता था, और उन्होंने जिस रेट पे खरीदा है उसका 2x 3x उनको मिला हुआ है। द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम इज गोल्ड। हॉस्पिटल में है मेरा हस्बैंड, मैं एक वाइफ हूँ, हाउस वाइफ हूँ, मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, पर मुझे ये पता है कि मेरे घर पे सोना है। भाई सोना रख ले या सोना बेच दे, पैसा आ जाएगा, जान बचेगा तो सोना तो फिर से कमा लेंगे। yes. और गोल्ड इंस्टेंट बिकता है। इनफैक्ट आजकल आरबीआई ने और काफी एनबीएफसी ने गोल्ड लोन, जैसे मुथूट फाइनेंस है, काफी ज्वेलर्स भी है, वो बोलते हैं कि आप हमें गोल्ड दे दो, हम उसका 70, 80, 90% आपको लोन दे देंगे एट रीजनेबल इंटरेस्ट और वॉट एवर अदर टर्म्स। बट थोड़ा माइथोलॉजी को भी क्रैक करते हैं। जितना मैंने स्टडी किया है, गोल्ड को रखना यानी लक्ष्मी माँ को स्थिर करना, ऐसा माना जाता है। गोल्ड को रखना यानी कुबेर देवता, विच इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ वेल्थ। लंका में रावण के पहले कुबेर का राज था, इसके लिए सोने की लंका कहते थे, और फिर कुबेर को हरा के रावण ने टेक ओवर किया। तो कुबेर देवता को स्थिर करना यानी आपके पास बरकत है। गोल्ड को रखना यानी गुरु, जुपिटर, विच इज द मोस्ट एक्सपांडिंग बेनेवोलेंट बेनिफिशियल प्लैनेट। गोल्ड को रखना यानी आप जुपिटर, गुरु की ब्लेसिंग लेते हो। इनफैक्ट एक प्लैनेट है, आपने नाम सुना रहेगा, राहु केतु। केतु प्लैनेट इतना डिस्ट्रक्शन कर सकता है, बट केतु प्लैनेट एक जन का बहुत रिस्पेक्ट करता है, वो है जुपिटर। इसके लिए लोग बोलते हैं कि केसर का तिलक करो या कान में बाली पहनो तो केतु कंट्रोल होता है। और व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये इतना अच्छा मेरा मेंटी है, ये कान की बाली इन्होंने गिफ्ट किया है, ये इतना रिस्पेक्ट, इनका प्यार है, सो थैंक यू सो मच। कंटिन्यू करते हैं अब गोल्ड लोन्स। आजकल उसके बारे में आपको क्या लगता है कि लोन्स इजीली मिल जाते हैं? समझो अगर आपके शॉप पे या सिमिलर शॉप पे कोई अपनी ज्वेलरी लेके आता है, और वो समझो वो ज्वेलरी लेट्स से 30 ग्राम्स का है, 3 तोला का है, मेकिंग चार्जेस बाकी अलग,
तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा, उसको लोन कैसे मिलेगा, थोड़ा Yes. वो इनसाइट दीजिए। गोल्ड लोन्स शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए बेस्ट है। Okay. अगर शॉर्ट टर्म क्रेडिट के लिए फास्ट है और बेस्ट है, नॉट इन टर्म्स ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स बट इन टर्म्स ऑफ फिजिबिलिटी। इमरजेंसी अगर Okay. मुझे इमरजेंसी है, अगर मेरा EMI ड्यू है हाँ और मेरा जो चेक लगने वाला था या जो भी पेमेंट आने वाला था वो नहीं आया है, हम्म। तो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन जनरेट समथिंग आउट ऑफ कि मेरा ये समझो अंगूठी है, मेरा ब्रेसलेट है, करके 1 लाख रुपए चलो डिपॉजिट हो जाएगा। एंड दैट इज जैसे आपने बोला, जो फाइनेंशियल कंपनीज है, बड़ी बड़ी NBFCs है जो लोन प्रोवाइड करती है, वो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि यू कैन गेट इन मिनट्स। और अगर दुकानदार के पास गए और अगर कोई जेन्युइन कस्टमर है और उसके पास इमरजेंसी है, Right. उसको मालूम है कि 14 डेज का ट्रांजैक्शन है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल गैप है कि हस्बैंड बीमार है, मेरे पास किधर से और पैसे आएंगे, 14 डेज के लिए मेरे को 50,000 रुपया चाहिए। Right. ये अंगूठी है फॉर एग्जांपल 10 ग्राम की, लेट्स अज्यूम इसका कीमत आज 1 लाख है। Right. ये अंगूठी आप रखो, चेक कर लो, यू नो दैट आई एम द वेरीफाइड ओनर, मेरे पास बिल है, वो बिल पे आधार पैन है। अगर मैं ऐसा आपके पास आता हूँ या आपके जैसे कोई दुकान पे आता हूँ, तो वहां पे प्रोसेस टाइम क्या लगता है? सब जना वो नहीं कर सकते, उसके लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है देने के लिए, कि गोल्ड लोन भी इशू करने के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। आप कोई भी दुकान पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपका जो वैल्यू होगा उसका मैक्सिमम आपको 80% तक मिलेगा RBI का नॉर्म से। 80%, क्योंकि 20% इज सेफ्टी फॉर इंटरेस्ट एंड द रेट फ्लक्चुएशंस। तो आप जब 1 लाख का चीज 80,000 में रखते हो और वो रेगुलेटेड नहीं है, तो कॉमन मैन के लिए वो खतरा है। तो मोस्टली लोग ट्राई करते हैं कि जो भी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर, जो भी रजिस्टर्ड होता है उनके पास से। तो एक आई थिंक अच्छा एडवाइस सर ने दिया, राजेंद्र भाई ने दिया, कि आप चेक करिए कि अगर आप अपने शॉप के पास जाते हो तो क्या उनके पास RBI का लाइसेंस है, जिससे आपका सेफ्टी बढ़ सके। इंटरेस्ट रेट भी रेगुलेटेड होता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट ना हो, गोल्ड का सेफ्टी भी हो सकता है। तो आई थिंक ये अच्छा इंसाइट है। एंड ऑल्सो टू ऐड दिस, गोल्ड लोन इज नॉट द बेस्ट वन इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, बट ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है इमरजेंसी, और बेस्ट है, क्योंकि अभी लोगों को जो क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, जो भी क्रेडिट फैसिलिटीज चाहिए, वो गोल्ड लोन एकदम पूरा कर लेता है। आई एग्री, क्योंकि देखो अगर यूजुअली मैंने ये देखा है, इंडियन हाउसवाइफ्स आर द बेस्ट मनी मैनेजर। राइट। वो लोग छोटे छोटे ओकेजन्स में, मैंने अपने मम्मी को देखा है, छोटे छोटे बर्थडेज पे, ओकेजन्स पे 5,000, 10,000, 20,000 जमा करके भी गोल्ड अक्यूमुलेट किया। आज वो लाखों का हो गया। तो और अगर समझो कभी कुछ क्राइसिस आता है या अपॉर्चुनिटी आता है, इमेजिन करो मुझे एक दुकान लेना है, तो उसकी कीमत 50 लाख है और मेरे पास 50 लाख की व्यवस्था नहीं है। अचानक मम्मी निकलते, अरे बेटा काहे टेंशन लेता है, ले मेरा गोल्ड रख दे उसको लोन पे या बेच दे, वापस खरीद देंगे। तो आई थिंक गोल्ड इज अ वेरी वेरी गुड सेफ्टी रिजर्व। तो हमने इसके बारे में अच्छा बात किया। अब हम बात करते हैं थोड़ा गोल्ड ज्वेलरी फिजिकल के ऊपर। जैसे मेरा इनिशियल क्वेश्चन था, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि बस ज्वेलरी मत बना। आजकल की यंग वुमेन को ज्वेलरी बनाना इतना पसंद नहीं है। इमोशनल वैल्यू है कि गोल्ड समृद्धि का एक संकेत है, तो गोल्ड बार्स ले लो। तो गोल्ड बार्स लेना चाहिए कि गोल्ड ज्वेलरी बना के लेना चाहिए, और मेकिंग चार्जेस का मार क्या रहता है वो बताइए। गोल्ड 2 प्रकार के लिए लिया जाता है। फर्स्ट है कंजम्पशन और सेकंड है प्योर इन्वेस्टमेंट। ऐसा कौन सा चीज है दुनिया में जिसको आप लो, पहनो, फ्लॉन्ट करो, अच्छा फील करो, इमोशनली भी वैल्यू देता है, और उसका वैल्यू 2x 3x आता है 2 से 5 10 साल में। लोग ज्वेलरी को समझते हैं कि नहीं लेना चाहिए, मेकिंग चार्जेस लगता है, पर वो मेकिंग चार्जेस रिकवरी टाइम होता है 1 से 1.5 साल लगता है मेकिंग चार्जेस, पर उसको मैं पहन के फ्लॉन्ट कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, 365 डेज वेयर कर सकता हूँ। ऐसा कौन सा चीज़ है, एक भी चीज़ जो ये मुकाबले भी इसका हो? ये आहा मोमेंट है कि आपने इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो प्रोटेक्ट किया, क्योंकि गोल्ड का भाव मोटा मोटी गिरेगा तो नहीं, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। आपने उसमें से हैप्पीनेस वैल्यू, यूटिलिटी वैल्यू भी लिया। ओके, हाथ में पहना, गले में पहना, सेलिब्रेशंस एंजॉय किया, दिवाली एंजॉय किया। तो आप कहते हो कि गोल्ड कॉइन्स लेना है तो ले सकते हैं, गोल्ड बार लेना है ले सकते हैं, बट अगर आपका मन है तो ज्वेलरी भी बनाओ, पहनो, वो भी एक ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट है। बट क्या ये ऐसा नहीं है कि जब आप ज्वेलरी रिटर्न देते हो, तो मैंने ज्वेलरी खरीदा 100 रुपए में, उसका आज गोल्ड का भाव हो गया 150, बट मैं ज्वेलरी बेचने जाऊँ तो मुझे 130 ही मिलेगा, ये राइट है रॉन्ग है? नहीं, रॉन्ग है। ओके, क्योंकि लोग गलत कैरेट खरीदते हैं गलत रेट पे। लोग बाय क्या कर रहे हैं, कोई आता है हमारे पास जो कहता है कि भाव तो 1 लाख चल रहा है, मेरा 10 ग्राम का ज्वेलरी का 75,000 ही क्यों आया था? तो जब उसको खरीदना चाहिए था 22 कैरेट जो जिसमें अवेलेबल था, उसने खरीदा 18 कैरेट में। तो 18 कैरेट मीन्स 75% गोल्ड है उसमें, मतलब 1 लाख का भाव है, तो उसको मार्केट रेट 75,000 ही आएगा। आपका बाइंग प्रॉपर नहीं था, आपका इनवॉइसिंग प्रॉपर नहीं था, इसके कारण मेजर मार पड़ता है। तो अभी ये एजुकेशन सेगमेंट आप प्लीज कर दीजिए। ये 915, 916, 22, 18 BIS क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप बताइए।
स्टार्टिंग करते हैं BIS से। BIS मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ओके उन्होंने डिफाइन किया गया है कि गोल्ड किस किस कैरेट में आप दे सकते हो और हम उसका सर्टिफिकेशन देते हैं। ओके आपको जानकर खुशी होगी और गवर्नमेंट बहुत ही प्रोएक्टिवली इसके बारे में काम कर रही है। एक नया रूल लागू किया है जिसको कहते हैं HUID। HUID जैसे ही हर व्हीकल पे एक नंबर प्लेट होता है, वैसे ही हर ज्वेलरी पे अगर कोई ज्वेलरी स्टोर में 50,000 पीस लगे हुए हैं या 10,000 पीस लगे हुए हैं, हर एक पे एक यूनिक 6 डिजिट का कोड होता है क्या बात कर रहे हो? और वो चेक भी कर सकता है ऐप पे कि ये इसका सोर्सिंग कैसा था, पूरा था। ये मुझे आइडिया नहीं है ये बात का कि एवरी ज्वेलरी मस्ट बी Yes. रजिस्टर्ड Yes. एंड एज अ यूनिक ट्रैकिंग पीस, Yes. जिसके कारण एटलीस्ट फॉर्जरी मैनिपुलेशन कंट्रोल में आ सकता है, Yes. ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी बढ़ सकता है। Right. वाओ, ये HUID इतना फेमस नहीं है, और बताइए इसके बारे में। HUID फेमस काफी सारे अभी तक 365 डिस्ट्रिक्ट्स में लागू हो गया है। ओके उसका ये रूल है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ सेल पे वो होना ही कंपलसरी है और ये करने से गवर्नमेंट ने हमारा बिजनेस और इजी बना दिया है। 100% लोगों को लगता है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस लाने से, कुछ नया नया लाने से बिजनेस हार्ड होता है, पर इजी हो गया क्योंकि अभी वो प्रूव ही नहीं करना पड़ता कि हमारी ज्वेलरी प्योर है, बिकॉज चेक कर ले। गवर्नमेंट ने बोला है ये 6 डिजिट है, थर्ड पार्टी एश्योरेंस है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ऐप है। कौन सा ऐप का नाम क्या है? BIS केयर। BIS केयर। वाओ, ये नाम का ऐप है, उसमें वेरीफाई HUID का ऑप्शन है। आप HUID नंबर डाल दोगे, पूरा उसका प्योरिटी के साथ, उसका डेट के साथ, उसका क्या ऑर्नामेंट है, सब आ जाएगा। यानी सर्टिफिकेशन जो किया हुआ है वो अपलोड हो जाता है Yes. और आपको वो इमेज दिख जाता है शायद, तो आपको वो हाँ, क्रेडिबिलिटी लग सिर्फ जाता है। डिटेल्स दिखता है उसका। अच्छा, डिटेल्स, इमेज नहीं दिखता, image डिटेल्स नहीं। दिखता है। Yes. तो एटलीस्ट आपको पता चलता है कि हाँ इतना ग्राम है, ये है, वो है, हाँ। तो आई एम सेफ। Yes, yes. वेट का डिटेल्स नहीं आता, सिर्फ प्योरिटी और डेट का डिटेल्स आता है। प्योरिटी और डेट, Pure- टेस्टिंग ऑफ डेट एंड प्योरिटी। यस, टेस्ट डेट प्योरिटी। कोई कह लेता है कि अरे मैडम कल ही आया ये है, तो उसमें फंस जाता है कि वो तो कैसे पहले से ही है? टेस्ट हो गया है, पहले तो से वो है। test। रही बात प्योरिटी की, तो मेजर प्योर गोल्ड बार्स आते हैं दो कैटेगरी में, 995 और 999। ओके 99.5% गोल्ड और 99.9% गोल्ड, दोनों ही 24 कैरेट के होते हैं। टोटल 24 कैरेट्स होते हैं गोल्ड में। जब आप डिवाइड करोगे 100 से 24 को, तो आपको हर कैरेट की वैल्यू मिल जाएगी। 5G, हाँ, ओके, राइट। हाँ। तो उसके बाद आता है 22 कैरेट गोल्ड या 23 कैरेट भी आता है। 999 और 995 में 999 इज मोर प्योर, लॉजिकल। 99.9% उसमें गोल्ड है, हाँ, 99.5% उसमें गोल्ड है। दोनों स्टैंडर्ड ही है। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो 995 प्रेफर करते हैं। Okay. ऐसा नहीं कि 995 अगर आप 995 के भाव में खरीदो और 999 अगर 999 के भाव में खरीदो तो कोई नुकसान नहीं है। नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं। पर यू शुड बी अवेयर कि अगर आप 995 ले रहे हो तो वो 995 के भाव में ही खरीदो। Right. वो अवेयरनेस, Yes. और वो आई थिंक आजकल लिखा हुआ रहता है, क्लियर लिखा हुआ रहता है Clear और लिखा यू कैन होता है। वेरीफाई कि ऐसा नहीं कि चलो कोई भी 24 कैरेट दे दो। ऐसा नहीं, 995 वाला 24 कैरेट है या 99 वाला 24 ये कैरेट है। हम लोग पूछते नहीं है। मैं गोल्ड कॉइंस लेता हूँ, मैंने आज Right. तक पूछा नहीं, अभी से पूछना चालू करूंगा। राइट, ये 995 है, 999 है। राइट। चलो ये तो लिखा हो हुआ गया। रहता है, हर हाँ, कॉइन पे लिखा हुआ रहता है और जो Right. रेट लग रहा है। हम लोग गोल्ड का ट्रस्ट पे बेस्ड है। जैसे आपको एक इंटरप्ट करूंगा इसमें कि गोल्ड का बिजनेस पूरा ट्रस्ट पे बेस्ड है, बिल्कुल पर एक सेगमेंट ऑफ है जो ट्रस्ट को मिसयूज फायदा करता है, फायदा उठाता हर है। इंडस्ट्री में राजेंद्र, हर इंडस्ट्री में, Yes. कोचिंग इंडस्ट्री में भी है। अच्छे ऐड लगा दो, बड़ी बड़ी बात कर दो, पता Yes. चला कोई सक्सेस स्टोरी नहीं है। हमारे सामने तो एक सक्सेस स्टोरी जीता जागता है। ऐसे बहुत सक्सेस स्टोरीज है एंड वी आर हैप्पी। कमिंग बैक टू दिस 995 999 तो आपने बता Right. दिया। अब ज्वेलरी लेते वक्त 24 18 ये सब क्या है? हाँ, एक 23 कैरेट भी होता है, 95.8%। ये एक सिंपल लॉजिक है। आपको जो भी नंबर बोल रहा हो उसको 24 से डिवाइड करना है। अगर मैं 23 बोल रहा हूँ तो 23 डिवाइड बाय 24 कर दो कैलकुलेटर पे, आपको आ जाएगा। उसमें 95.8% गोल्ड है, ओके। बाकी एलॉयज है। क्योंकि गोल्ड, अभी आप पूछोगे प्योर कि गोल्ड बनता नहीं है। हाँ कि क्यों नहीं बनाते भाई, Impurities. बनाना ही है तो पूरा बना दे। 22 क्यों बनाएगा, 91.6 क्यों बनाएगा, 100% का गोल्ड दे दे। पर बिल्कुल। अगर आपको कुछ डिजाइनिंग करना है, आपको कुछ वर्क करना है, उस पर कुछ क्रिएशंस करना है, Yes. तो उसको मोल्ड करने के लिए सिल्वर और कॉपर मिक्स करना ही पड़ेगा। इम्प्योरिटीज आती है, ठीक है। तो 18 कैरेट गोल्ड भी है, हाँ, 22 कैरेट भी है। फर्स्ट टाइम मैंने 23 सुना। आई थिंक 24 कैरेट गोल्ड बहुत मुश्किल से मिलेगा। नहीं 100% एकदम इजीली अवेलेबल है। इजीली अवेलेबल, Wow. यस, Wow. इजीली। आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो कोई वेबसाइट से, या Okay. हर शोरूम में कॉइन्स होता ही है। ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम, और आप नहीं मैं ज्वेलरी की बात कर रहा हूँ। अगर मुझे ज्वेलरी लेना 24 कैरेट में कॉमन नहीं है, पर मिलते हैं, मिलते हैं, बट मिलते डिफिकल्ट हैं। यस, बिकॉज वो जैसे ही एक और एक रीजन होता है उसमें मिक्स करने का, क्योंकि गोल्ड इज अ सॉफ्ट मेटल। हाँ, तो 24 कैरेट का आप ज्वेलरी बनाते हो तो वो ड्यूरेबिलिटी इश्यू आता है। अगर आप उसको बहुत ही हेवी वेट में बना रहे हो तो कर सकते हो। ओके। तो 22 कैरेट लेने में कोई इश्यू नहीं है, ऐसा कुछ भी। 14 कैरेट भी लेने में कोई इश्यू नहीं है, अच्छा, इफ यू बाई इट एट द राइट प्राइस। प्राइस, और वो गोल्ड के ऊपर लिखा रहता है कैरेट्स। वही जो आपको मैंने बोला, 14 कैरेट लिखा हुआ रहता है, BIS का सिंबल होता है, कैरेट लिखा हुआ रहता है और 6 डिजिट का कोड होता है। वो 6 डिजिट का कोड उठा के तुम Purity check कर लो। चेक कर लो, एंड इफ यू आर पेइंग द राइट प्राइस
तो कर सकते हो। ओके, और फिर उसके रीसेल में कोई इशू नहीं आएगा, वही कैरेट के हिसाब से आपको रीसेल मिलेगा। यस, ठीक है। अभी अब उसमें अगर आप बाई बैक करते हो, एक्सचेंज कर रहे हो, तो अब आजकल काफ़ी सारे कंपनीज फुल वैल्यू में एक्सचेंज कर लेते हैं। करते हैं? यस, ओके। बट अगर आप सेल कर रहे हो, सेल ऑफ कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस 3 to 5% का एक वेरिएशन लोग लेते हैं। अगर आप सेल ऑफ कर रहे हो, उसको और ट्रांसफर बैंक में ले रहे हो, बिल्कुल। कैश कर रहे हो, तो ओके, अब हम आते हैं 915 क्या लिखा रहता है? 916 होता है वो, 916 वही 22 कैरेट और 916 इज सिमिलर बिकॉज व्हेन यू डिवाइड 22 by 24, क्योंकि 91.6। यस, तो वो 91.6% उसमें गोल्ड है। ये बहुत ही कॉमन कैरेट ऑफ गोल्ड अभी ट्रेंड में है। काफ़ी सालों से गवर्नमेंट भी इस पे बहुत जोर दे रहा है। येलो, पर्टिकुलरली येलो गोल्ड 916 में आता है, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी वगैरह। डायमंड्स नहीं बन सकता 916 में। डायमंड को होल्ड करने के लिए उसमें 18 कैरेट ही लगेगा। बात करते हैं 22 कैरेट की, तो उसमें 22 कैरेट गोल्ड, प्लेन गोल्ड येलो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ 22K लिखा हुआ और ले लेते हैं और सोचते हैं कि यार हमने ले लिया। पर जब बाई कर रहे हो तब अच्छे ज्वेलर से बाई करो। अपना मेहनत का इनकम है, क्यों 2 से 5% बचाने के लिए कि इधर सस्ता मिल रहा है, कोई कुछ लालच दे देता है, कोई कुछ दे देता है, तो वो साल भर का इनकम तुम उस पर रिस्क पे ले रहे हो। यस, बिल्कुल बिल्कुल आपको कंपेयर करना चाहिए। अगर कोई 100 रुपये में दे रहा है, कोई 105 में दे रहा है और कोई 40 रुपीज़ में दे रहा है सेम चीज, तो आपको समझ जाना चाहिए इंट्यूशन। यस, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। और आप 40 का ले लोगे तो आपके हाथ में 10 भी नहीं बचेगा। इससे अच्छा 105 वाले का 90 रुपए तो आएगा। तो इसलिए लालच और सस्ता हमेशा राइट नहीं है। ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है, खास करके कुछ लोग जो आजकल बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करते हैं। ओके, एक मैं डेफिनेटली आता हूँ 2 पॉइंट्स पे। एक तो आपने गोल्ड टेस्टिंग मशीन एक लगाया है, वो क्यों लगाया था और उसका लॉजिक क्या है वो बताइए। यस, गोल्ड टेस्टिंग मशीन जनरली जो गोल्ड बाय करते हैं, इंडिया का पॉपुलेशन मेजरली इमोशनल ट्रस्ट पे ज़्यादा है। अरे भाई मैं हूँ ना, क्या ज़रूरत है, क्या बिल का ज़रूरत है, मैं बैठा हूँ ना, मैं बिल हूँ, ये ऐसा कह के गोल्ड बेच देता था और लोग खरीदते भी थे। पर जब वो फाइंड आउट करते थे 2-5 साल बाद, 10 साल बाद, जनरली गोल्ड शादी में भी दिया जाता है। तो समझो मेरे पिताजी बेटी को दे रहा है, बेटी 5-10 साल उसको संभालती है, तो वैल्यू बढ़ जाता था बट ऑब्वियस। पर उसमें प्योरिटी कितना मिला पता नहीं, उसने खरीदा है नहीं, उसने पैसा डाला है नहीं। पर जब जब लोगों को पता चला कि जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स है प्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्योर का पैसा ले रहे हैं, 100% का वैल्यू ले रहे हैं, पर शायद से उसमें 70%, 75% टाका डाल रहे हैं, चांदी का ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, तो उससे मिसट्रस्ट, जो ट्रस्ट है वो पूरा हिल जाता है और इंडस्ट्री का नाम खराब होता है। इसीलिए वो नेसेसरी है। तो आपने गोल्ड टेस्टिंग में इसलिए लिया कि आप गोल्ड के ऊपर भले BIS का, हमारे इधर लोग आके कहते हैं कि मेरा प्योर है। प्योर का डेफिनेशन क्या होता है, और हम जब भी मैं बोल दूं उसको, जैसे मैं सेहतमंद हूँ आपको लग रहा है, पर इफ आई कम अप विद द प्रूफ ऑफ ब्लड टेस्ट एंड एवरी टेस्ट, देन आई कैन डेफिनेटली टेल यू दैट आई एम फिट फॉर दिस रोल। उनके ज्वेलरी को आप टेस्ट करते हो कितना प्योर, जैसे वो एक एक्सरे हो गया, एक अवेयरनेस, एक्सआरएफ बोलते हैं आप, एक एक्सरे हो गया कि बॉडी का एक्सरे निकालते हैं कि क्या होता है, और उससे प्योरिटी पता चलता है, और ये हमको हेल्प करता है सामने वाले को फुल वैल्यू देने में। नहीं तो एक अप्रॉक्सीमेट पहले जैसे चलता था कि वो घिस के लेते थे, तो मेरा मर्जी आया, आज मेरा कुछ नुकसान हुआ है तो आज कम कर दिया, ऐसा नहीं। मतलब ये टू बी ऑनेस्ट घिसा हुआ बहुत ट्रेंड था पहले से, क्योंकि पहले बहुत कम वेरिएशंस होते थे, पर अभी वेरिएशंस हम देखते हैं ज्वेलरी में 58% भी गोल्ड आता है, 60 भी आता है, 65 भी आता है। इन केस मैं 60 से ले लूँ तो 5% सामने वाले का नुकसान हो गया, वो भी नहीं चाहिए। तो इट हेल्प्स टू टेल के यार तुम्हारी ये प्योरिटी है और हम इतने में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, एक आई थिंक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, ट्रस्ट इज योर बिगेस्ट स्ट्रैटेजिक एडवांटेज। अगर आपने ट्रांसपेरेंसी ट्रस्ट रखा, भले स्लो जाओगे, बाजू वाला शायद हैंकी पैंकी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, मर्सिडीज ले रहा है, कोई बात नहीं, बिजनेस मैराथन है, 100 साल का गेम है। ट्रस्ट आपको 100 साल तक कमाएगा। एक बार अगर वो जो फटाफट ऊपर जा रहा है बद्दुआ के साथ, अनीति के साथ, वो नीचे गिरेगा। एंड दैट इज वाई आई थिंक तनिष्क और टाटा और जो रेप्यूटेड ब्रांड्स है, वहां पे लोग जाके आंख बंद करके निगोशिएट भी नहीं करते, क्योंकि एक तो वो ब्रांड है और सेकंड ट्रस्ट है। लेकिन दुकानदार के पास उनको मालूम है कि यहाँ पे जगह है, तो वो दबाते भी है। तो ये माइंडसेट के बारे में भी बताइए कि भाई तनिष्क में जाके फिक्स प्राइस लोग एक्सेप्ट करते हैं, पर तेरे दुकान पे या और किसी के दुकान पे जाके बोलते यार कुछ कर दो, कुछ कर दो, ये क्या है? जो आपने फर्स्ट सेंटेंस यूज किया, ट्रस्ट, उसका ही ये है कि भले देर लगेगी पर सही होगा। तो या उन्होंने कंटिन्यूसली, कंसिस्टेंटली 20-30 ईयर्स से एक ट्रस्ट वाला हमारा दिया है, पेशा दिया है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो राइट बोल रहा हूँ, तो लोग पे करेंगे। पर जब एक बात आती है कि बैकग्राउंड की,
वो किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो लोग उनको ट्रस्ट कर सकते हैं। लोग क्या कहेंगे पता है, 1 लाख का है ना, चलेगा 10,000 एक्स्ट्रा जाएगा, पर मेरा 1 लाख सेफ है। 1 लाख से पर उधर मैं नॉर्मल जगह जाऊंगा, उधर 1 लाख है तो पता नहीं कितना होगा। दबा दो। बराबर, पहले ट्रस्ट था, पर अभी 2025 चल रहा है, यहाँ पे चलता है ट्रस्ट विथ प्रूफ। ट्रस्ट करेंगे लोग, पैसा देंगे लोग, पर प्रूफ। इफ यू गिव इनफ प्रूफ, स्ट्रॉन्ग एविडेंस कि यस यू आर राइट, और उसका हक है पूरा। आप एक सेक्टर देखते हो जहाँ पे लोग पैसा देने को रेडी नहीं है, और आप ये बात कर रहे हो जहाँ पे लोग आंख बंद करके पैसा दे रहे हैं, मतलब समथिंग इज रॉन्ग विथ अस एंड दे आर डूइंग समथिंग वेरी राइट। ऐसा तो आई थिंक ब्रांड बिल्डिंग, ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, दीज आर गुड स्ट्रेटेजिक लेसन्स जो हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसी से लोग तनी से थ्रेटन्ड होते हैं, पर हमारे जैसे ब्रांड्स उससे इंस्पायर होते हैं। हाँ कि भाई वो कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि चार्ज हैवी करना है, उसके लिए नहीं, द लेवल ऑफ एक्सपेंस दे आर टेकिंग, वो हर एक का एक रीज़न होता है, और उसका सेट ऑफ ऑडियंस पूरा अलग है, यहाँ पे बाई करने वाला पूरा अलग है। और जैसे आपने क्वेश्चन पूछा था कि हमको दबा देते हैं, राइट, जो दबता है उसको दबा दे, राइट, क्योंकि आपको पता है कि इस लेवल का ये आपने वैल्यू ही नहीं दिखाया है। अभी बात आती है वैल्यू पे, प्राइस पे नहीं है, डिजाइन पे नहीं है, वैल्यू पे है कि आप क्या दे रहे हो उनको और उनको क्या मिल रहा है। आई टेल यू रियल लाइफ स्टोरी। मेरे बहुत सारे ज्वेलरी के क्लाइंट्स हैं। मैं एक वहाँ पे गया था, पहले वो लोग है ना मान रखते थे 50-100 का, और वो मान रखना भी गलत है। मालूम है क्यों? एक बार आपने 100 का मान रखा ना, वो हाउसवाइफ कस्टमर के दिमाग रखेगा कि अगली बार 500 भी दबा सकते। और वही कस्टमर ने जब ओवर टाइम बहुत तकलीफ हुई, लोग ने बोला अकड़ू हो गया है, 5 रुपये भी ऑफ नहीं करता। बट जब उसने बोला कि नहीं मैम हमारा प्राइस फिक्स है, हमारे पास लॉयल्टी पॉइंट्स है, गिफ्टिंग है, वो सब है, लेकिन प्राइस फिक्स है, कस्टमर उसके सामने झगड़ा करता है। बाहर जाके कस्टमर के चेहरे पे एक सुकून रहता है कि मैंने जो लिया फेयर लिया, यहाँ पे 1 रुपया का भी गुंजाइश नहीं था। कस्टमर साइकोलॉजी को समझो, ब्रांड ट्रस्ट क्रेडिबिलिटी पे काम करो। अब आते एक बहुत अच्छे न्यूज़ पे। आजकल एयर हॉस्टेसेस, काफ़ी गेस्ट दुबई से माल स्मगल करके गोल्ड लेके आते हैं। दुबई का गोल्ड का इतना क्रेज क्यों है? सस्ता है, ज़्यादा प्योर है, ज़्यादा लकी है, क्या है भाई? यस, लोग कंसिडर करते हैं कि दुबई में प्योर गोल्ड मिलता है। हाँ। पर जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 22 कैरेट आप दुबई से लाओ या 22 कैरेट इंडिया से लाओ, उसका वैल्यू सेम मिलेगा। एक चीज़ जो इधर और उधर में फ़र्क है वो है कस्टम्स और टैक्सेस। हाँ। वहाँ और यहाँ के मुकाबले 5 से 6 हज़ार रुपये का इजीली फ़र्क पड़ता है, पर उस पर भी लिमिट होता है। जैसे आपने बोला स्मगल करना है तो उसका तो लिमिट पता नहीं क्या है। अगर लीगल वे में आपको लाना है तो उसका भी एक लिमिट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने। कितना प्राइस डिफरेंस है? 5% डिफरेंस है? 5% डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ पे शायद टैक्सेस ड्यूटीज कम नहीं है। जो वैट लगता है वो भी रिफंड मिल जाता है। अच्छा, वैट रिफंड मिल जाता है। और काफ़ी सारी चीज शोरूम्स है जो मेकिंग चार्जेस 0 पे भी देते हैं या लो मेकिंग चार्जेस पे भी देते हैं। तो इसके लिए अभी भी दुबई का क्रेज है। हाँ, पर जो एक मिथ है ये कि उधर का सोना प्योर है। वहाँ का कल्चर राइट है, कल्चर स्ट्रिक्ट वहाँ पे स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोई नहीं कर सकता, हाथ जाएगा। यस, तो वहाँ पे आप आंख बंद करके कोई भी दुकान पे जाओ, अगर उसने 22 कैरेट बोला है तो 22 कैरेट ही होगा वहाँ पे। और वहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट कानून है, पर HOID नहीं है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे HOID वाला रूल है, क्यों लगाना पड़ा। हम जुगाड़ू है भाई आप। यस, वहाँ पे नहीं करते। हम ज्वेलर्स भी है इसके लिए, अनफॉर्चुनेटली है, हार्श रियलिटी है। अभी आपका ये पॉइंट, ये ज्वेलर है या ज्वेलर है? ज्वेलर है, ज्वेलर है, तो वो एक इन विच कैटेगरी डू यू फिट इन, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सब जन ऐसे है, पर एक 10% के हिसाब से 90% कम्युनिटी का भी नाम खराब होता है। चलो अब हम स्पेसिफिकली, हमने इंडस्ट्री का बहुत कवर किया, अब हम आपके बिजनेस के बारे में बात करते हैं, ओके, स्पेसिफिकली। और मैं बिजनेस में ये जानना चाहूंगा कि हर ज्वेलरी का दुकानदार जो है वो थ्रेटेंड है, नया उसका बच्चा ज्वाइन करना नहीं चाहता, बिजनेस में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, गोल्ड खरीदना यानी इन्वेंटरी इतना रखने का दम होना चाहिए यार। 10, 20, 50 करोड़ का तो माल ऐसे ऐसे घुस जाता है अगर मिड साइज दुकान है तो। और सामने अब तनिष, कैरेटलेन, ये ब्रांड्स आ रहे हैं, मोटा भाई रिलायंस ज्वेल्स में आ गया है, और मन हो गया तो बिरला भी आ जाएगा, इनफैक्ट ऑलरेडी आ रहा है, आ गया, यस आ गया। तो अब कैसे कम्पीट करें? तो लेट्स टॉक अबाउट योर स्टोरी। कैसे फादर ने स्टार्ट किया, 2-3 साल पहले कहाँ पे थे और आज कहाँ पे हो, इन टर्म्स ऑफ सम नंबर, स्टैटिस्टिक्स, फुटफॉल्स। 2 मिनट में ये आप इनसाइट्स दीजिए। 10 इयर्स हो गए इस बिजनेस में। स्टार्टिंग का 5 इयर्स सिर्फ एक्सप्लोर किया, डे बाय डे क्या कर सकते हैं। मुझे 10 इयर्स हो गए इस बिजनेस में। कितना टाइम हुआ? 20 इयर्स। ओके। और फादर उसके पहले 25 इयर्स उन्होंने बर्तन का दुकान किया था। फिर फैमिली रिफ्ट के कारण उन्होंने ज्वेलरी का शोरूम खोला कि ताकि फैमिली में रिफ्ट ना हो। मैं खोल देता हूँ, भले नॉलेज नहीं है कुछ भी, देख लेंगे, जो होगा वो देख लेंगे। इफ अ बिजनेसमैन इज कॉन्फिडेंट
उसको पता है कि कुछ भी दे दो मेरे को, मैं कर लूंगा, भले टाइम लगेगा, मैं कर लूंगा, मैं फोड़ लेगा। हाँ। तो 2003 में पिताजी ने ज्वेलरी में कन्वर्ट किया था शोरूम, 2015 में मैंने ज्वाइन किया था। स्टार्टिंग का 5 इयर्स एक विजन लेके नहीं चलते थे, बस ऐसा था कि जो दिख रहा है उसको सही कर देते हैं, मेरे हाथ में जो है उसको सही कर लेते हैं। बिल्कुल। देन केम कोविड टाइम, उसके बाद शोरूम चेंज किया बिकॉज गर्दी अलाउड नहीं था, वो सब नहीं था, और मजाक मजाक में इंस्टाग्राम खोल दिया कि बैठे थे क्या करना है, इंस्टाग्राम खोल दिया, फिर एजेंसी के हाथ में दे दिया, भाई कर दो। 2 साल 3 साल में सिर्फ 2-5 हज़ार फॉलोअर्स बने थे। फिर चालू किया एक लर्निंग का प्रोसेस, उसके बीच में एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम किया था SPJMR से, जहाँ पे ये तो पता चला कि बिजनेस करते कैसे हैं, क्या होता है बड़े बिजनेसेस, पर एक्चुअल हैंड होल्डिंग नहीं था, वो सब नहीं था। SP जैन फैमिली मैनेज बिजनेस का और- कोर्स किया एंड आई वाज अ विजिटिंग फैकल्टी एक्सपर्ट। तो वहां पे राजेंद्र जी फर्स्ट टाइम मिले। यस। तो आपको मैंने आपसे मुलाकात हुई थी SPJMR में, आप एक बार विजिटिंग फैकल्टी थे, तो कोविड में ही मैंने आपका सेमिनार देखा था, मैंने बोला अरे ये तो देखा हुआ इनको, चलो लगा देते हैं। फ्लो में फिर लर्निंग का प्रोसेस एक जो चालू हुआ, उससे जो पहले रुपी ड्रिवन था, पैसा ड्रिवन था, जैसे हम लोग बोलते कि मैं सस्ता हूँ फिर भी मेरे से नहीं ले रहे, या तो फिर एक नेगेटिव माइंडसेट था बिजनेस करने के लिए। लर्निंग से ये पता चला कि हमको कितना नहीं आता, क्या क्या नहीं आता, लोग कैसे कर पाते हैं। हमेशा हम ये सोचते हैं कि यार इतना मेहनत करता हो, 16 घंटा 12 घंटा बैठते हैं, एवरेज दुकानदार 12 घंटा बैठता ही है दुकान पे, फिर भी ग्रोथ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो लर्न नहीं करता। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस अच्छा चल रहा है करंटली, और हम लोग ग्रो कर रहे हैं और आगे भी एक्सपैंड करने का प्लान है। कितना ग्रोथ आएगा बिजनेस में 2 साल में इन टर्म्स ऑफ सम नंबर्स, 2x 3x, और क्या पोटेंशियल लगता है? थोड़ा अगर कुछ इंडिकेशन आप दे सकते। ओके, पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा लगता है। पहले ऐसा लगता था कि ये अभी ये खुल गया शोरूम, वो खुल गया शोरूम, अपना क्या होगा, पर नाउ द कॉन्फिडेंस इज मैं कर लूँगा। पहले कन्फ्यूजन था, क्लैरिटी मिलता है, और फिर पहले थ्रेटन लगता था, जैसे मैंने पहले बोला, अभी इंस्पायर्ड लगता है कि ये लोग कर पाते हैं तो हम भी कर ही पाएंगे। वो भी तो इंसान है, उनके पास भी 24 घंटे हैं, उनके पास भी लोग काम करते हैं, हमारे पास भी लोग काम करते हैं। राइट। एक अलग चीज़ है दे वेयर दे स्टार्टेड फ्रॉम। एक ब्रांड है जो 200 साल जिसको होने को आया है, लोग कहते हैं उसने 200 साल पहले ये टारगेट नहीं देखा था कि वो 100 दुकान खोलेगा। हम लोग शॉर्ट टर्म विजन चलते हैं, एक फॉग वाला सीन लेते हैं कि हम मेरे को जो दिख रहा है वो, एंड आई एम हैप्पी कि हम लोग शॉर्ट टर्म विजन लेके चलते हैं करंटली। लॉन्ग टर्म में बहुत बड़े प्लान्स है, बट वो रिवील करने से फायदा नहीं है और उसका टेंशन लेने से फायदा नहीं है। राइट। काम करते जाओ, ईजी होता जाएगा। अब एक एक इसको डिकोड करते हैं, क्योंकि जो भी रिटेलर है, एंटरप्रेन्योर्स है, ज्वेलरी बिजनेस के या और कोई बिजनेस है, वो इंस्पायर होंगे। पहले एज अ रिटेलर सैटरडे संडे चिल मारना यानी तोबा था। आज आप सैटरडे संडे चिल मार सकते हो, घूमने जा सकते हो, नेटवर्किंग के लिए जा सकते हो, और बिजनेस में भी रहना तो रह सकते हो। ये चेंज कैसे आया? कुछ थोड़ा डिटेल में स्टेप्स बताइए। आप कहते हो कि सैटरडे संडे चिल मारना तोहफा था, मैं तो कहता हूँ कभी भी चिल मारना तोहफा था। कभी भी चिल मारना तोहफा था। क्योंकि व्हेन यू आर इनटू बिजनेस, फैमिली मैनेज बिजनेस, वो तुम गला छोड़ नहीं सकते। तुम अगर छोड़ के जाओ, और स्पेशली ज्वेलरी बिजनेस है, तो चोरी का डर हो गया, कस्टमर से 1-to-1 एक्शन ये हो गया, फिर कस्टमर मेरे पास ही आता है, वो सब बहुत सारी चीज़ें होती है। यानी मैं नहीं रहूंगा तो धंधा नहीं होगा, कस्टमर चला जाएगा, टीम काम नहीं करेगा। हमारा पूरा फैमिली 5 इयर्स तक कभी साथ में घूमने नहीं गया था। 2015 से 2020 तक कभी हम लोग कभी साथ में जॉइंट फैमिली वेकेशन नहीं, हम लोग क्योंकि पिताजी रहते थे या मैं रहता था, कोई तो एक चाहिए, दुकान तो बंद नहीं हो सकता। और हम कहते कि इतना मेहनत कर रहे हैं, पर फैमिली के लिए 5 दिन भी अगर नहीं बंद कर चलो, नहीं है तुम्हारे पास सिस्टम पर, बंद नहीं करके जा सके तो क्या मेहनत, राइट। तो वो हम तो कहते हैं मेहनत कर रहा हूँ, पर कौन सी वाली मेहनत कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला, सिस्टम्स इज द नीड ऑफ द आवर, डेटा भी है। मैंने स्टार्ट किया था डेटा निकालना। डेटा मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल थिंग है कि कस्टमर का नंबर, ऐसा लगता है नंबर चाहिए, तो किधर से निकाला रहेगा, आप सोचो। मेरे पास जो भी बचा कुचा डायरी था पहले का, बिल बुक्स जो भी संभाल के रखा था, उधर से वो जो कार्बन पेपर से जो नंबर है, जो नाम समझ रहा है, नाम नहीं समझा तो छोड़ दो, ब्लैंक लिख दो, नंबर का डायरी बनाया था। स्टार्टेड फ्रॉम 150 कॉन्टैक्ट्स। ये 150 क्या कर सकते हैं। फिर व्हाट्सएप, मोबाइल तो यूज़ करना आता ही था। व्हाट्सएप पे एक नॉर्मल पहले 150 लोगों को डायरेक्ट नंबर भेजा के, भाई हमारा नंबर सेव कर लो, हम लोग कुछ तो भेजेंगे। पहले मार्केट के हिसाब से चलते थे, अभी कस्टमर के हिसाब से चलता है, मार्केट के नॉर्म्स के हिसाब से चलते थे अभी। फिर पता चला कि ये बंदा मेरे को 1 लाख भी नहीं दे रहा है, पर उधर 1-20 दे के जा रहा है, कुछ तो डिफरेंस होगा। क्या सोने की प्योरिटी में डिफरेंस है, क्या आप सोने के स्टॉक डिज़ाइंस में डिफरेंस है, या फिर हमारे बिजनेस बोलने के तरीके में डिफरेंस है, या उसको जो फील हो रहा है उसके तरीके से। तो वो एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते गए। ठीक है। एक माइंडसेट ऐसा था
क्या पता नहीं गॉड ग्रेस कि कभी क्रिप नहीं किया उसके लिए कि ना यार आज हमारे पास ये नहीं है, आज वो नहीं है, पर हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ और क्या अलाउड है। तो इसमें और डीप चाहिए, सैटरडे संडे आज अरे घूमने हाँ, की yes, हिम्मत yes. कैसे निकली, कैसा हुआ? ऑल बिकॉज ऑफ सिस्टम्स। अभी आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये चीज़ चलेगी, इसके लोअर एंड ये है, हायर एंड ये है, और उसको हम सौंप देते हैं, किसी को डेलीगेट कर देते हैं और उसको बता देते हैं भाई ये तेरा काम है, ये तुझे करना है। और इसी बात से कहूँगा कि आप टाइम खरीद सकते हो। लोग कहते हैं कि आप दुनिया में कुछ भी खरीद लो, खरीद सकते हो, पर टाइम नहीं खरीद सकते। मैं कहता हूँ टाइम खरीद सकते हो। Absolutely. इफ़ यू हायर राइट पीपल एंड प्लेस देम फॉर द राइट रोल, यू कैन बाय दैट टाइम। द बिगेस्ट मिस्टेक मोस्ट एंटरप्रेन्योर्स, खास करके सर्विस में या हर जगह पे, वो अपना समय बेचते। एंड द स्मार्टेस्ट एंटरप्रेन्योर्स अपना समय खरीदते हैं बाय बाइंग अदर्स पीपल टाइम। ये बहुत बड़ा इंसाइट है और ये मुझे जिस दिन समझा उस दिन मेरी छाती बड़ी हो गई। हम 12 जन से 100 जन के स्टाफ में पहुंच गए। राइट और ये छाती बड़ी ही रखी है और उससे हमें नुकसान नहीं हुआ। राइट हम ग्रो हुए हैं, क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, हमसे और पावरफुल लोग आके हमें सिखा रहे हैं। तो चलो, ये आपने एक इंसाइट रिवील किया कि मुझे अपना समय फ्री करना है तो मैं लोगों का समय खरीदूं, राइट। मैं लोगों को एज ए कंसल्टेंट, एज ए एम्प्लॉयज में Right. जोड़ूं। फिर सेकंड चीज़ है डिसिप्लिन। अगर जो मैं ही पेश नहीं आता हो तो मैं टीम मेंबर से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ? Wow. इफ आई टेल टू बी ऑन टाइम, आई नीड टू बी 5 मिनट्स बिफोर, पहले उनसे, एंड शो बी लाइक एन एग्जाम्पल। इफ यू आर अ लीडर और अ बिजनेसमैन और रामू काका, यू हैव टू डिसाइड आपको क्या करना है। इफ योर वर्ड्स डोंट अलाइन विथ योर एक्शंस, आपके एक्शंस अलग है, आपके वर्ड्स अलग है, आप कुछ और बोल रहे हो और कुछ और हो रहा है, जी तो शायद से वो वर्क नहीं करेगा। जी बिल्कुल। और कैश काउंटर को छोड़ने का हिम्मत कहाँ से है भाई? गल्ला को छोड़ना यानी धंधे से गलत करना, ऐसे लोगों को Yes, लगता है। yes, और मेरे पास भी रिटेल चेन स्टोर्स है। right, मैं महीने का एक ही दिन जाता हूँ। right, तो गल्ले पे बिना बैठ के भी धंधे हो सकते हैं। और मेरे Right. पास तो चेन स्टोर्स है, एक नहीं, right, मल्टीपल स्टोर्स है। right. आपने गल्ला कैसे छोड़ा और बापू ने कैसे अलाउ किया? चलो, Okay. पापा के बाद में आते हैं, फैमिली बिजनेस को भी कवर करते हैं। Right. गल्ला कैसे छोड़ा? आपका एक डायलॉग था जो मेरे एकदम दिल में है कि यार तुम गले पे नहीं बैठे हो, तुम दुकान के गले पे बैठे हो, गला है। कि नो नथिंग कैन एंटर बिकॉज यू आर देयर, यस। यू कैन नॉट चेंज, यू कैन नॉट। अगर आप ऑपरेशंस में ही जुड़े हुए हो और गले को कैसे छोड़ा, इफ मैं किसी को हायर कर रहा हूँ और मैं उसको कुछ सौंप नहीं सकता तो शायद वो गलत हायर है। यस। अगर मैं उससे ट्रस्ट नहीं कर सकता तो शायद दो मिस्टेक है, एक तो वो मिस्टेक है या तू मिस्टेक है। तो मुझे पता चल गया वो तो मिस्टेक नहीं कि वो चोरी करने वाला है नहीं, मैंने सिस्टम डाले नहीं थे, इसलिए वो एक लूपहोल है। तो तुमको सिस्टम डाल के हमने वो किया, ट्रायल एंड एरर किया, पहले 6 घंटा 3 घंटा छोड़ा, फिर 9 दिन छोड़ा, फिर एक ऐसा टाइम आ गया जिस दिन सीजन टाइम था और मेरे फैमिली मेम्बर की शादी थी। तो अभी ये तो पता है कि छोड़ नहीं सकते, पर उस दिन उन्होंने रिस्क लेके दुकान खुला रखा। वाह। और सिस्टम्स बनाए उसी दिन बनाए। छोटा बिजनेसमैन होता है वो उसी दिन सिस्टम बना के उसी दिन डालता है, वो पहले से प्लान नहीं करता है, मजबूरी कि भाई ये कर देना, प्रेशर। और आज वो सिस्टम, वो एक दिन में बनाया सिस्टम आज तक वैलिड है। कि उसको ओपनिंग बैलेंस दे दिया, उसको क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, बीच में का एंट्रीज बता दिया, कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, किधर से इनकमिंग किधर से आउटगोइंग, पेपर बना के दे दिया, भाई बता दे, कंप्यूटराइज कर दिया, ट्राई किया। वाह। ये एक मुझे बताओ कि पहले सैटरडे संडे आप फ्लोर पे रहते थे, राइट। अब आप सैटरडे संडे से फ्लोर पे राउंड मारते हो और ऊपर ऑफिस में बैठते हो। Right. ये क्यों किया आपने? ये पहले से एम है कि पहले से, मतलब जब से सीखने लगा तब से एम है कि हमको फ्री होना है तो हम अच्छे ही काम कर पाएंगे। क्योंकि ये जो काम अगर मैं कुछ अमाउंट दे के मैं टाइम बाई कर सकता हूँ तो शायद मैं कुछ बड़ा भी काम कर सकता हूँ। रही बात सैटरडे संडे को राउंड मारने की, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हूँ मेरे कस्टमर से, बिकॉज आज हम लोग जो भी है उधर से है और लोग ट्रैवल करते हैं 2-3 घंटे से ऑन सैटरडे संडेज वीकेंड्स। भले उसके घर के नीचे शोरूम्स होंगे, बड़े बड़े शोरूम्स होंगे, तो एज ए रिस्पेक्ट आई कम देयर, आई टेक फोटोग्राफ्स विद देम, आई लव बीइंग विद देम। और उस दिन मुझे इंसाइट्स मिलती है कि मेरे को नेक्स्ट वीक क्या करना है काम, इसलिए मैं सैटरडे संडे को राउंड पे भी जाता हूँ। और बाकी का टाइम ऑफिस डेज में जहाँ पे हम लोग पीछे का स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, और सैटरडे संडे को ये काम होता है कि आई मेक अ लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स दैट आई वांट टू डू इन द नेक्स्ट वीक। कि मुझे ये प्रॉब्लम समझ रही है, ये लोग इस चीज़ मांग रहे हैं, ये चीज़ मांग रहे हैं, तो हम लोग कर सकते हैं। मैं एक इंसाइट यहाँ से लेना चाहूँगा। बिजनेस वो होता है जो वैल्यू जनरेट करे, ट्रस्ट जनरेट करे, कैश फ्लो प्रॉफिट जनरेट करे, एंड इन द लॉन्ग रन विदाउट यू, नहीं तो रामू काका भव। तो राजेंद्र जी बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए। अब 2 टॉपिक जो सबके पेन पॉइंट है, एक है कि
टीम नहीं मिलता। आजकल के यूथ को 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा काम नहीं करना, रिटेल में काम नहीं करना। आपके पास आज ऑलमोस्ट 50 का स्टाफ है। राइट। तो क्या था टीम का हालत 2 साल पहले, आज क्या है? कैसे आप टीम को मेंटेन करते हो, अट्रैक्ट करते हो, ग्रूम करते हो, ट्रेन करते हो? क्योंकि ये बहुत टफ है, राइट। ये बहुत टफ है। तो इस पे इनसाइट्स दीजिए प्लीज। लोग कहते हैं अच्छा टीम मेंबर नहीं मिलता या अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिलता, अच्छा स्टाफ नहीं मिलता। हाँ, पर एज अ कंपनी हमने ऐसा क्या किया है टू इम्प्रेस देम। अभी का जैसे आपने यूथ कहा कि नहीं काम करना चाहता, दैट इज अ डिफरेंट सेगमेंट। बट लोग काम करना चाहते हैं, लोग ग्रोथ देख रहे हैं। शायद उसे इस कंपनी में ग्रोथ नहीं दिखता या कंपनी खुद ग्रो नहीं कर रहा। सेकेंडली, यहाँ के जो फेमस नहीं है या पता नहीं कि मेरा यहाँ पे आके कुछ अच्छा होगा। जैसे आपको कुछ कहा घूमने जाना है, आपने वो जगह देखा नहीं है, पर यू हैव दैट इन माइंड कि हाँ यहाँ पे अच्छा होता है, ये अच्छा होता है, वो अच्छा, तो यू चूज दैट एंड यू गो देयर, टेक अ रिस्क एंड गो देयर। वैसे ही लोग वही चूज करते हैं जहाँ पे वो सेफ फील करते हैं, जहाँ पे वो ग्रोथ मिलने वाला है या जहाँ पे उनको लगता है कि उनको उनका रिस्पेक्ट होगा, वो सब होगा। ओके, तो एक इनसाइट आपने ये जरूर दिया कि टीम शायद गलत नहीं है, गलत Right. हम है, हमारा माइंडसेट है। Right. जहाँ पे रेप्यूटेशन नहीं है, जहाँ पे सेफ्टी नहीं है, जहाँ पे ग्रोथ नहीं है, Right. यानी रेप्यूटेशन भी चाहिए आजकल Right. के लोगों को, सेफ्टी भी चाहिए कि टाइम पे पगार मिलेगा, हमसे Right. अच्छा व्यवहार होगा, और ग्रोथ भी चाहिए। Right. तो ये 3 चाहिए तो आएंगे। और कुछ इनसाइट्स दीजिए कि आपने टीम को ट्रेन कैसे किया, क्योंकि और एक प्रॉब्लम क्या होता है राजेंद्र, कुछ पुराने स्टाफ, कुछ नए स्टाफ। Right. नया स्टाफ आता है तो पुराने के पेट में दुखता है, Right. अपडेट नहीं होते, ये सब चैलेंजेस आपने भी फेस किया है। Right, right. आज 50 का स्टाफ इज Right. नॉट अ स्मॉल मैटर। Right. कैसे मैनेज करते हो, थोड़ा इनसाइट्स। स्टार्टेड फ्रॉम 4, मतलब स्टाफ में मैं भी था, 4 में स्टाफ ही था, तो मैं 4 to 50। वाओ। पुराने के इसमें पेट दुखता है, ये तो एक नॉर्मल प्रॉब्लम है, जैसे सर्दी जुकाम, वो ठीक है, पर उसका निवारण है। व्हेन दे फील थ्रेटन्ड तो वो डरेंगे, पर उनको लगेगा कि नहीं, मेरा यहाँ रोल खतरे में नहीं है, मेरा रिप्लेसमेंट नहीं आया है, मेरा जॉब रिप्लेसमेंट नहीं आया है, पर मेरे को ऊपर जाने का मौका मिलेगा अगर मैं इसको सिखा दूंगा। तो लोग अक्सर नहीं सिखाते हैं, इसलिए क्योंकि वो डरते हैं कि शायद इसको सिखा दूंगा तो मेरा वैल्यू खत्म हो जाएगा। पर जब उसको पता चल जाता है कि कंपनी के ऊपर की जगह, मेरे जो ऊपर का जगह है वो खाली है जहाँ पे मैं जा सकता हूँ, तो वो जरूर करेंगे। रही बात 4 से 50 लोग कैसे आए, बेस्ड ऑन सिस्टम। आप क्या करते हो, पहले लोग समझते हैं शॉर्ट टर्म गेम है, शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। बिजनेस शॉर्ट टर्म गेम नहीं है, राइट। टीम बिल्डिंग शॉर्ट टर्म गेम नहीं है कि आपने किसी को लगा दिया काम पे और वो काम करेगा, ये भूल जाओ। जब तक सही रिवॉर्ड्स नहीं है, सही सिस्टम नहीं है और आप सही नहीं तरीके से नहीं करते हो या डॉक्यूमेंटेड नहीं है, काम नहीं होने वाला। एक सबसे मेन चीज़, अगर आपको टीम बिल्ड करना है तो वो एक कंप्यूटराइज सिस्टम लाना पड़ेगा ही पड़ेगा। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, राइट क्लिक किया तो उतना ही ऑप्शन खुलेगा, डबल क्लिक किया तो उतने ही ऑप्शन खुलेगा। वैसा ही अगर ये कस्टमर ये कहता है तो इसका ये आंसर है। जैसे SOPs हो गया, फ्लो हो गया, हम क्या बोल सकते हैं, क्या लिमिटेशंस है। नहीं तो हमने देखा था कि जब भी मेरा एक एम्प्लॉय था, वो सेल्समैन भी था, साफ सफाई भी वो करता था, परचेज भी वो करता था, अकाउंट्स भी वो करता था और शटर भी वो बंद करता था मेरे साथ। हाउ डू वी शिफ्ट दैट रोल्स? हम लोग, ये मेरा एक रूल है कि जो नीडल को मूव नहीं करता है, जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करता है, उसको हमको पहले तो अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो एलिमिनेट कर देना चाहिए, अगर वो इंपॉर्टेंट है तो उसको डेलीगेट करना चाहिए। पहले हम कैसे वो काम करते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना चाहिए कि ये काम है। नॉट नेसेसरी जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट आप बनाओगे वो 100% होगा, बट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। टोटल रिवीजन करते गए तो ये डॉक्यूमेंट्स अप्रॉक्सीमेट 20 से 25 बार रिवीज होता है हर जॉब रोल के। ये कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको नया नया चीज़ पता चलता है। बट लोग क्या कहते हैं कि नहीं, परफेक्ट टाइम आएगा तभी मैं चालू करूंगा। और एक ये भी चीज़, मैं बड़ा होकर टीम बनाऊंगा, पर टीम बनाएगा तो भाई बड़ा होगा। बड़ा होके टीम बनाना पॉसिबल नहीं है, बड़ा होने के लिए टीम बनाना पड़ेगा। टीम और सिस्टम्स आज से बनोगे तो बड़े बन पाओगे। पहले सोच बड़ी रखो, जिगर बड़ा रखो, विजन बड़ा रखो। ये बहुत अच्छा है। और भाई बिजनेस में सनी देओल मत बनो। ये 2.5 किलो का हाथ जो मुट्ठी बंद रखता है वो ग्रो नहीं करता। आपने बहुत 2 अच्छे वर्ड्स बोले, E और D। या तो कुछ काम को एलिमिनेट कर दो, 5% धंधा जाता है जाने दो, 5% कस्टमर्स जाते हैं जो खून चूसते हैं जाने दो, स्ट्रेस फ्री ब्रांड बनाओ। और कुछ काम जो आपके लेवल की नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डेलीगेट करो। और एक चीज मैं बोलता हूं, अगर आपका टीम आपका 70% लेवल का काम करता है तो वो टीम नहीं है, वो महात्मा है। हम ये सोचते कि ये परफेक्ट काम नहीं करता, भाई वो तुम्हारे लेवल का काम करता तो क्यों तेरे पास काम करता।
ठीक है, 70% लेवल का काम करता है तो रोज उसके पैर धो के दूध से वो दूध पियो, यानी वो लेवल का रिस्पेक्ट Right, रखो, माइंडसेट चेंज करो। और ये एलिमिनेट डेलीगेट सुपर्ब, ये बहुत अच्छा लगा। अब टीम को तो आपने धीरे धीरे समझाया कि कुछ कुछ आज भी प्रॉब्लम्स होते रहेंगे, ऐसा नहीं कि टीम पूरा सेट हो नहीं। गया, रोज प्रॉब्लम्स आते हैं, Yes. लेकिन आज सिस्टम है, माइंडसेट है, Right. जिगर है कि हम प्रॉब्लम्स को स्ट्रेस फ्री, कम Yes. स्ट्रेस में फेस कर सकते हैं। राइट। और ऑल्सो प्रॉब्लम्स तब भी थे, आज भी है, पर आज वो प्रॉब्लम को फेस करने का टाइम और एनर्जी दोनों है। पहले प्रॉब्लम्स सिर्फ और टाइम और एनर्जी दुकान पे जाता था, अभी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए टाइम और एनर्जी है। तो Yes. प्रॉब्लम तो सॉल्व करने ही बैठे हैं, Yes. कस्टमर का हो, टीम का हो, खुद का हो, वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही इज अ बिजनेसमैन। परफेक्ट। पर फर्क एक ही है, एक रामू काका में और एक राइस प्रेन्योर में, दोनों प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। Right. लेकिन रामू काका फायर फाइटिंग में प्रॉब्लम सॉल्व करता है और फिर उसके ऊपर आगे एक्शन नहीं लेता। राइट। यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, बट वो प्रॉब्लम के बाद रूट कॉज में जाके स्ट्रैटेजी सिस्टम्स डाल देता है Right. कि ऐसा प्रॉब्लम दूसरी बार न आए। Yes. सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद सिस्टम्स डालो, ट्रेनिंग करो, तो आप सुखी रहेंगे, नहीं तो आप Right. रामू काका ही रहेंगे। Right. तो टीम का एक अच्छा खासा आपने इंसाइट्स दिया। अब बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आज के जमाने में मार्केटिंग कंपलसरी है। राइट। तो आपने जब मार्केटिंग स्टार्ट किया Right. तो लो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट मार्केटिंग कैसे करना, वो प्लीज सिखाइए। और मार्केटिंग से कैसे कैसे ग्रोथ हुआ, राजेंद्र वो भी बोलो। ओके। मार्केटिंग ऑप्शनल नहीं है, कंपल्सन है। मार्केटिंग कंपलसरी है। जो तुम्हारे बिजनेस में पैसा डालेगा वो मार्केटिंग है। एक ही चीज़ है जो तुम्हारे बिजनेस में पैसा डालेगा। अगर आप बहुत ही अच्छा ब्रांड हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अलग लेवल का दे रहे हो, लो कॉस्ट पे दे रहे हो, पर आपके घर पे भी पता नहीं है, तो कौन खरीदने वाला है? एट द एंड मार्केटिंग का रोल ये होता है टू क्रिएट अवेयरनेस, टू जनरेट सेल्स, एंड सेल्स इज वाई वी डू बिजनेस। प्रॉफिट फॉलोज बट सेल्स इज वाई। अगर सेल्स ही नहीं तो प्रॉफिट तो दूर की बात, प्रॉफिट तो कमा लेंगे। हम मार्केटिंग, जैसे आपने कहा कि मार्केटिंग, अभी पहले मार्केटिंग करना बहुत हार्ड था। अगर आप 10-15 साल पहले देखो, अगर आपको मार्केटिंग करना है तो कम से कम लाखों का बजट चाहिए, और शायद से वो क्या हो रहा है मार्केटिंग उसका पता भी नहीं क्या हो रहा है। कि न्यूज़पेपर में ऐड दे दिया, कितने लोगों ने लिफलेट्स डाल दिया, कितने तक गया, कितना न्यूज़पेपर वेंडर ने ऐसे ही करके रख दिया, पता नहीं, डेटा नहीं था। आज आप 100 रुपये का कैंपेन चलाओ फेसबुक पे, 100 रुपीज़ का मेटा का कैंपेन चलाओ, आपको पता चलेगा 3000 से 3030 लोगों ने देखा, इन्होंने ये किया, इन्होंने ये मेट्रिक देखा, ये मेट्रिक देखा, सारे मेट्रिक्स मिलेंगे, उनका डेटा भी मिलेगा, उसको आप रीटारगेट भी कर सकते हो। 100-500 रुपीज़ पर डे एड्स चलते हैं। ये तो पेड मार्केटिंग हो गई। 100 रुपीज पर डे पे 100% चलता है। 3000 रुपए तो कोई भी स्पेंड कर सकता है भाई। Yes. कोई भी कर सकता है, कोई ये भी कोई कर बड़ा अमाउंट नहीं है। पर लोग कहते हैं कि बिजनेस आएगा तब मार्केटिंग करूंगा, मैं कहता हूँ उल्टा कि मार्केटिंग करेगा तो बिजनेस आएगा। यानी ये माइंडसेट रखो टू इन्वेस्ट इन टीम, Yes. इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, इन्वेस्ट इन मार्केटिंग। Yes. ये इन्वेस्ट नहीं करोगे तो बड़े नहीं होगे। हम लगता है ना कि अच्छा टाइम आएगा तब हम अच्छा करेंगे, नहीं भाई, Yes. अच्छा करेगा तो अच्छा टाइम आएगा। यस। बहुत सुंदर। और एक चीज़ है, मार्केटिंग में कितना स्पेंड करना चाहिए। अगर आप अच्छे बिजनेस हो तो 20% एक होता है नेट प्रॉफिट का, 20% आग बंद करके मार्केटिंग में डाल दो और उसको भूल जाओ, बिकॉज दिस ईयर मार्केटिंग, ये जो अमाउंट है, इट विल जनरेट सेल्स ओवर द ईयर टू 4 ईयर। और ऑल्सो अभी करते हैं बात फ्री मार्केटिंग के। यस, फ्री मार्केटिंग, हाँ, 1 रुपये भी खर्चा किए बिना फ्री मार्केटिंग भी होता है, फ्री में, जहाँ पे आप लाखों करोड़ों लोगों तक फ्री में पहुंच सकते हो। इजीली पॉसिबल इन टुडेज वर्ल्ड। कौन कहता है कि बिजनेस करना हार्ड है? बिजनेस करना हार्ड नहीं है, आपका माइंडसेट रिजिड है। अगर एक बार फ्रीडम, कैमरा में देखना शाय है, अगर मैं आपको बोलूँ कि कैमरा ले लो, जब कस्टमर से बात करते हो ना, कस्टमर आता है तो आपकी जबान कैसी चलती है? मस्त। हाँ, बस कैमरा के सामने वो बोलना है, चलो कैमरा के सामने नहीं जम रहा है, कैमरा साइड में रख के बोल दो। यस, किसी को खड़ा कर दो, भाई मोबाइल फोन वाला कैमरा यूज कर लो। मोबाइल फोन वाला कोई भी, आप 10,000 का फोन का भी चलता है। अगर वो भी नहीं जमता, चलो कैमरा भी नहीं जमता है, वीडियो लेना आता है, पीछे वॉइस रिकॉर्डिंग दे दो, अपलोड कर दो। अपलोडिंग तो फ्री है। हाँ। लोग अपने आप ऐड करेंगे, अगर वो रिलेट करेंगे, आपका प्रोडक्ट रियली वायबल है। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा कि अगर आप कोई चीज़ 100 का 1000 में बेचो और वो लोग लेंगे 1000, नहीं। अगर लोगों को वैल्यू दिखेगा, लोगों को लगेगा हाँ यार ये तो मेरा को नीड है, ये मुझे नीड है, श्योर, ये जो चीज़ है मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, श्योर, तो 100% लोग ले सकते हैं। बिल्कुल। और ये वो इंसान बोल रहे हैं जिसने कुछ महीनों में मेहनत करके, आपके 2 इंस्टाग्राम पेजेस है, प्रवेश गोल्ड जो बिजनेस पेज है, उस पे आई थिंक 110 के ऊपर 110 1 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है, 1.1 लाख फॉलोअर्स है। और पर्सनल ब्रांड पे भी चालू किया, उस पे कितना 40K से ज्यादा। सो मोटा मोटी 1.5 लाख लोग आपको रिलीजियसली फॉलो करते हैं। योर बेस्ट
वायरल रील्स में मिलियंस ऑफ व्यूज इजीली Yes. आते हैं, और स्टोरीज पे कुछ स्टोरीज पे तो एक दिन में 1-1 लाख व्यूज भी आ रहे हैं। Yes. बट भाई यहाँ हमें यस ये अच्छा लगता है। इनिशियल डेज में बहुत स्ट्रगल, बहुत struggle. 0 व्यूज, Yes. फेल, फ्लॉप, गाली। Yes, yes. ये स्ट्रगल, ये प्रोसेस Yes. आपने कैसे किया, क्या गलती की, Yes. क्या अच्छा किया, उसके बारे में शेयर करिए। जो भी वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी पोस्ट हम बनाते हैं जिस पे व्यूज नहीं आते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। तो वो होते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक या प्राइस स्पेसिफिक। हाँ। कि भाई मैं 30,000 का बेच रहा हूँ, खरीद ले। मैं 20,000 का बेच रहा हूँ, खरीद ले। हाँ। पर जिस चीज़ पे रील्स आते हैं वो होता है उसके पीछे की स्टोरी, या उसके पीछे की वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है। कि भाई मेरा ये 20,000 का प्रोडक्ट लेगा तो तेरे लाइफ में ये हो जाएगा, तो तू ले। हमने देखा है इंस्टाग्राम पे ऐसे भी लोग चलते हैं जिनके पास प्रोडक्ट ही नहीं है, सर्विस है। सर्विस तो ट्राई करने के बाद ही पता चलती है, हाँ। पर फिर भी वो जाते हैं। यस। और रही बात व्यूज की और बिजनेस की, तो मैं कहूंगा कि इंस्टाग्राम से जो इंस्टाग्राम देखता है वो बिजनेस नहीं लेके आएगा, पर तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है ना। तुम होर्डिंग्स लगा सकते हो इफ यू आर स्टार्टिंग आउट। मुझे ऐसा पहले लगता था कि होर्डिंग्स लगाना, बड़ा ऐड करना, बड़ा बिजनेस बनाने के लिए करना, पर आज अगर ऑप्शन दो तो दुनिया ऊपर देख ही नहीं रही है, दुनिया नीचे देख रही है फोन में। तो फोन में बना दो और वो फ्री है। स्टार्ट तो फ्री से कर सकते हो, फ्री है। अगर आपको आता है, आपको अगर रिलीजियसली आप 100-200 वीडियोस बना दो तो यार प्रो। लोग क्या कहते हैं, मैंने देखा हुआ है, लोग कहते हैं 10 वीडियो बनाया नहीं चला यार, इंस्टाग्राम फेल हो रहा है। तो इंस्टाग्राम के तुम्हारा दुश्मन है शायद से। ये 10 वीडियो नहीं काम करके अगले 10 सेट का बना दो, अगले 10 बना दो। 100 बनाने के बाद मुझे बताना, एक भी फेल होगा तो मुझे बताना। अगर 100 बनाने के बाद में आपका अकाउंट जाएगा अनलेस द कंटेंट इज वेरी क्रिंज, या अलग ही है जो दुनिया नहीं एक्सेप्ट करने वाली। You will see, record a video on the first day you are making a video and record a video on a 100th video. आपको डिफरेंस पता चलेगा आप में कैपेसिटी कितनी आई है। बिल्कुल चेंजेस। और आजकल क्रिंज वीडियोस भी चलते हैं भाई। बिजनेस नहीं है, बिजनेस वाले के नहीं चलते हैं। हाँ, अब किस कलर की चड्डी पहने हो, हाँ। वो बोल के अगर आज आपको मूवीज मिल रहा है तो Right. हर एक का एक नीश है। Okay. कहने का मतलब हर एक का एक नीश है। Yes, yes. और मैं एक इंसाइट देना चाहूंगा, जब आप हमारे साथ जुड़े थे, आज भी जुड़े हैं, Right. पर जब फॉर्मल लर्निंग कर रहे थे Right. तो आपके ही बैच में आपका एक दोस्त, हमारा एक स्टूडेंट था संकेत गोलेचा फ्रॉम Right. मध्य प्रदेश। Right. और आपने संकेत को यही धमकी दिया था। Yes. ओके, हमारा एक बड़ी सिस्टम होता है कि मैं तेरा दोस्त तभी रहूंगा जब तू रोज एक वीडियो बना के डालेगा। Right. गलत डाल चलेगा, सही डाल बना। चलेगा। और व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल, व्हाट्सएप स्टेटस भी फ्री है, फ्री है। आपके एम्प्लॉयज के व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल, Yes. इंस्टाग्राम पे डाल। Yes. आज वो इतने अच्छे वीडियोस बनाता है, उसके भी फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, उसके धंधा बढ़ रहा है। Right. उसके शहर से 10 किलोमीटर लोग दूर आके बोलते भैया आपका वीडियो देखा, ये वाला ऑफर दिखाओ। Right. सो द गेम इज ऑफ कंसिस्टेंसी Right. एंड एवरीडे इंप्रूवमेंट। Right. आप ओपन नहीं रहोगे लर्निंग के लिए, Right. कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। Right. आप यूट्यूब पे खोलो, Right. इंस्टाग्राम पे खोलो, लोगों से बात करो, अपना दिमाग लगाओ, आप डेली इंप्रूव करेंगे। आपका फर्स्ट वीडियो और 100 वीडियो में इतना फर्क रहेगा। Yes. लाखों रुपए का कोई इक्विपमेंट कोई- नहीं है, सिंपल कैमरा ले लो। Yes. और अच्छा चाहिए तो वो कैमरा में USB-C में एक माइक लगा के माइक लगा दो, Right. Right. खेल खत्म। Yes. इतना आप करो, आपने यही किया। Yes. बट ये हमने किया इंस्टाग्राम चालू करने के 3 साल बाद। अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैं 2020 में क्यों नहीं किया, क्योंकि 3 साल में 5,000 फॉलोअर्स आए थे जब भी हम स्टैटिक पोस्ट करते थे और रील्स प्रोडक्ट की बनाते थे। बोलते थे अरे हमारा सोना सोना है, तुम्हारा सबका नकली है, ये है वो है करके। पर वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक था, अभी प्रॉब्लम स्पेसिफिक है। प्रॉब्लम स्पेसिफिक आई खास करके रिमेंबर 2-3 रील्स में बोलना चाहूंगा, इनसाइट्स देता है। एक आपने जो रील बनाया था वो बहुत सुंदर था, और वो था आपके शादी का गहना 50,000 रुपए में हो सकता है क्या, और आपने फिर वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया, दिखाया। आई थिंक वो Yes. बहुत अच्छा चला। Yes. तो ऐसा 1-2 और रील्स आप दिखा दीजिए जो अच्छे चले, उसका कुछ साइकोलॉजी Yes. इनसाइट्स दीजिए। वो जो रील था वो था 50 ग्राम्स में सोने का सेट बन सकता है क्या? 50 ग्राम में 50 ग्राम। जनरली लोग सोचते कि शादी का गहना लेने के लिए मुझे बहुत सारा 20-30 पैसा तोला लगेगा हाँ। और फिर ही मैं अच्छी दिखूंगी या ये। तो हमारा एक लाइट वेट कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे थे। तो वो प्रोडक्ट था ही नहीं, वो प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे थे। और एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं जहाँ लोगों को लगता है कि सोना बेचा कैसे जा सकता है, लोगों को पता ही नहीं है। या तो फिर वो डर से नहीं बेचते, या तो फिर वो जहाँ बेचते हैं वहाँ भी उनको पता है यही होता रहेगा, यही होता रहेगा दुनिया का नियम। पर हमने उनको बताया कि सोना एक्चुअली में बेचा कैसे जाता है। हाउ कैन यू गेट द बेस्ट वैल्यू फॉर योर ओल्ड गोल्ड। ऑल्सो एक नया सिस्टम हमने डाला था, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहाँ पे हम ये बताते हैं उनको कि तुम जो आते हो शोरूम पे, तुम आओ, तुम मम्मी के साथ आओ, तुम्हारा 10 साल का बेटा आ जाए, सबको एक ही प्राइस लगेगा। हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बार्गेनिंग। नहीं तो लोग इसलिए दुकान पे नहीं आते थे, ज्वेलरी दुकान पे, क्योंकि मेरी मम्मी फ्री नहीं है। मेरी मम्मी 100 रुपए की चीज 80 रुपए में कैसे भी ले सकती है।
वो एक पावर होता है उनके पास, तो कोई नहीं आता था। सिस्टम और ब्रांड डाल दिया कि भाई हमारा जो Yes, प्रॉपर एक price, everyone, we won't cheat anyone, एक प्राइस 10 ईयर आए, आप पहली बार सोना ले रहे हो या 100वीं बार ले रहे हो, रिस्पेक्ट मान सब सर्विस में मिलेगा, सब आपको प्रोडक्ट में मिलेगा, पर प्राइस आई हैव टू बी ट्रू विथ एवरीवन हु इज हियर। क्या माइंडसेट है, आई थिंक अमेजिंग माइंडसेट। और एक इंटरेस्टिंग बोलूंगा, क्योंकि आप डेली ऑपरेशन से फ्री हो सके तो आप 1 घंटा दिन का एटलीस्ट मार्केटिंग Yes. में डाल पाए, क्योंकि ये इतना इजी भी नहीं है। Right. आपको सोचना पड़ेगा। और मैंने देखे कुछ रील्स, 1 लाख हो गया क्या 50,000 होगा क्या, Yes. ये वॉर के बाद क्या होगा। Right. ये आप टाइमली जो इन्फॉर्मेशन देते हो, Right. उसके कारण आपकी कम्युनिटी बनी है। 1 लाख लोग कम नंबर नहीं है, Right. वो आपसे जुड़े हैं इमोशनली, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग हो रहा है। तो भाई आपने मार्केटिंग क्रैक किया, प्लस आई थिंक गूगल रिव्यूज हैज हेल्प्ड यू। आप बहुत सारे गूगल रिव्यूज देते हो, वीडियो टेस्टिमोनियल्स लेते हो, Right. ये सब जीरो कॉस्ट मार्केटिंग है। Zero cost. अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो मांगने में क्या शर्म है? क्या शर्म है अगर भाई? आप कुछ अच्छा दे रहे हो, किसको 1 लाख का दागिना अच्छा दे दिया, उसको कह सकते हो कि हमको हेल्प करेगा ये ग्रो करने में। अगर मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है, अगर आप ये वर्ड यूज कर लो कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे Yes. कि मुझे एक वीडियो चाहिए जिससे मेरे बिजनेस को हेल्प करेगा ग्रो करने में, तो कोई मना नहीं करेगा। कोई नहीं करता। कोई इस दुनिया में मना नहीं करेगा हेल्प करने में, क्योंकि ना उसका कुछ जा रहा है ना आपका कुछ जा रहा है। हाँ, अगर आप उसको पैसे का डिमांड करोगे मेरे बिजनेस में हेल्प करना है पैसा, तो शायद वो ना बोल देगा। पर अगर आप बोलोगे 30 सेकंड का मुझे वीडियो दे दो जहाँ पे आपको ये सर्विस कैसा लगा विदाउट माई इनपुट्स, मैं आपको इनपुट नहीं दूंगा, यू हैव टू बी रॉ, नेचुरल, नो स्क्रिप्ट, नथिंग, आप बोलोगे, वो हमारे लिए राइट है। राइट है। सुपर, आई थिंक ये फैंटास्टिक इनसाइट्स थे। और एक लास्ट हम आपके बिजनेस के ऊपर जाते हैं। व्हाट आर योर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स ओवर द नेक्स्ट 2 years? कहाँ, अब ऑफ कोर्स आईपीओ तो निकालना है, मैं निकाल दूंगा, ये मैं अश्योरेंस पॉडकास्ट पे बोलता हूँ, इसको मैं जिंदगी भर पकड़ूंगा, डंडा मारूंगा। Yes, इसका yes. आईपीओ आने 3 साल लगे, 4 साल लगे, तू कहीं नहीं जा रहा है, Good. तू मेरा बच्चा है। बट अगले 2 साल का प्लान क्या है? करंटली जो शोरूम है उसको 6x ग्रो करने का, 6x? हाँ, क्या जो करंट बात है उसको 6x ग्रो करना 1 ईयर या 1.5 ईयर में, और फिर और सिस्टम्स ग्रो करना। एंड जब रही बात सिस्टम की, तो सिस्टम इज नेवर एंडिंग। हम हर रोज देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लोग क्या कहते हैं कि मैं सिस्टमेटिक हो जाऊंगा तो जिंदगी शॉर्ट हो जाएगा। नहीं, अगर ये एक ऐसा है कि एक सिग्नल से दूसरे सिग्नल पे हम जंप कर रहे हैं, आगे सिग्नल लगेगा, पर यू हैव टू हैव दैट पेशेंस, यू हैव टू हैव दैट टाइम, एंड आगे जाना है। और पता है कि रास्ते में खड्डे होंगे, पर शायद मैं सोचूं कि सारे सिग्नल के लाइन ग्रीन हो जाएंगे, उस दिन घर से निकलूंगा, तो नहीं होगा। यू हैव टू टेक दैट प्रॉब्लम, सॉल्व, मूव ऑन टू द अदर प्रॉब्लम। आज भी प्रॉब्लम्स है, एक्सपांशन अगर कर रहे हो तो रास्ते में खड्डे आएंगे, बस उस खड्डे को सामना करने की ताकत है, एनर्जी है, क्योंकि हमारे पास सिस्टम बेसिक लागू अच्छे है, सस्पेंशन है, अच्छे ड्राइवर है, अच्छा टीम सिस्टम है। यस यस तो यस, खड्डे तो है, और उसको सॉल्व करने के लिए माइंडसेट Yes. है, टीम सिस्टम्स है, और हम फ्री है। राइट, बिगेस्ट थिंग इज लाखों रुपया कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाखों रुपया हैप्पीली कमाना Yes. इंपॉर्टेंट है। वो हैप्पीनेस, वो स्ट्रेस फ्री लाइफ। हम आपके पर्सनल लाइफ में अभी थोड़ा आएंगे, फैमिली, स्पिरिचुअलिटी, बट एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा जेन्युइनली, आपने बहुत लोगों से लर्न किया है, और आई एनकरेज सबसे लर्न करो। आपने जिनसे भी लर्न किया है, जो भी कोर्सेज, वर्कशॉप लर्निंग Yes. किया है, टॉप टेक अवेज उससे कुछ शेयर करो कि क्या आपको स्टार्टिंग में कुछ ऐसा लगता रहेगा, अरे ये तो पागल है, ये तो थियरी है। तो क्या आपको टफ लगा, क्या इजी हुआ, और क्या 3-4 लर्निंग्स है जिसने आपके माइंडसेट, लाइफ, बिजनेस को चेंज किया? सबसे पहले तो रिचुअल्स, डेली लाइफ का नहीं, बिजनेस का रिचुअल्स होता है कि एवरी डे, एवरी मॉर्निंग या एवरी मंडे मॉर्निंग या एवरी नाइट, जो भी रिचुअल्स होता है सब बिजनेस का अलग अलग होता है। मैं सेमिनार में जाता था, मैं देखता क्या नाच रहे लोग, क्या डांस कर रहे लोग, पर उनको रिचुअल है। उससे मैं जब भी पूछता हूँ लंच ब्रेक्स में क्या हुआ, वो कहता है कि मैं आया था तो नर्वस था, यहाँ पे देखा कि यहाँ पे तो डांस खुल के हो रहा है, मेरा बढ़ गया भाई, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं गई नाचने, आई एम फ्री नाउ, आई एम फ्री एंड ओपन टू लर्न। किसको कुछ अच्छा लग रहा है। सेमिनार में कैसा था, एक सेमिनार में जैसे आप कहते हो कि मैं गया हूँ लर्न करने, ये एक माइंडसेट लेके जाना है। ये जो बोल रहा है ना, मैं अनकंफर्टेबल जगह पे जाता हूँ, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, शायद से मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अटेंड किया था जो ट्रेनर के लिए था, मैं ट्रेनर नहीं हूँ, पर आई लव टू बी एट अनकंफर्टेबल प्लेसेस, ताकि उधर से मैं क्या लेके आ सकूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बिजनेस वाला, मेरे धंधे वाला ये चीज करेगा ही नहीं, पर शायद मैं उधर से कुछ अनफॉरगेटेबल चीज लेके आ जाऊं जो मेरा लाइफ रिवॉल्यूशन कर रहा है। कंटिन्यूअस लर्निंग, बी ओपन, बी ओपन, यस। और क्या लर्निंग्स, इनसाइट्स? ऑल्सो डिसिप्लिन टाइम का। मैं जो भी अच्छे स्पीकर के इधर गया हूँ, सब लोग टाइमली होते हैं। आप अगर
ऐसे भी प्रोफेशंस है जहाँ पे एक नॉर्मल है कि अगर अपॉइंटमेंट 7:30 का है तो 8 बजे आना है, पर ये ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे अगर 8 बजे स्टार्ट होने वाला है तो 7 बजे से टीम काम पे लग जाता है, रेडी करके रखता है, ट्रायल करता है। 8 AM मतलब 8 AM, यानी वो डिसिप्लिन है। तो डिसिप्लिन हो गया, फिर रिचुअल्स हो गया, आउटलुक। जनरली ये बात करते हैं कि पैसे की बात करते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है तो मैं काम नहीं करूंगा या ये नहीं, पर first 10 years of your work you have to give and give, and you then rest 50 years you get and you get. So first invest, build base, build team, systems, culture, marketing, and then you grow. Yes. What was the toughest implementation जब आप हमारे साथ जुड़े? Okay. सबसे toughest change implement करने के लिए क्या था? I remember एक बार आपका कॉल भी आया था मुझे, Right. सर ये क्या कर रहे हो, मेरा टीम छोड़ के भाग गया, मेरा तो what was the toughest implementation? वो भी तो बोलो। जो मैं सीखता हूँ और जिस माइंडसेट से मैं उधर जाता हूँ, वहाँ का एनर्जी और एक जो सीखता हूँ उधर का एनर्जी अलग होता है। वो कन्वर्स करना, बताना कि मैं क्या सीख के आया हूँ और उस पर अग्री लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो एक अलग स्पेस में बिलोंग करते हैं, मैं एक अलग स्पेस में बिलोंग करता हूँ। जैसे समझो मैं आपको कश्मीर घूम के आया, मैं कश्मीर की वादियों की आपको बात करूँ तो आपको शायद 10-20% ही समझेगा, पर आप बोलोगे नहीं जाने दे, मेरे को नहीं मजा आया। पर उधर जाके मैं आपको जब लेके जाऊँ, और जो इम्प्लीमेंटेशन आपने पूछा टॉपिक, द मेन टॉपिक वाज परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। अगर मैं किसी का परफॉर्मेंस नोट डाउन करूँ, बोलते अरे पिताजी तो नहीं करते थे, तू किधर से आ गया भाई, तू किधर से आ गया, गोदी में खेलता था, अब तू हमें मार्क्स देगा। हाँ, तू मार्क्स देगा, या तू कौन होता है, हम तो ऐसे ही काम करेंगे जैसे करते आए हुए हैं, तू कौन होता है भाई करने वाला। और हमने ये प्रोसेस को स्मूथ करने के, राजेंद्र जी, वी हैव आल्सो इवॉल्व्ड। अब हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स कराते हैं। हमारा ट्रेनर साइट पे आता है, टीम के साथ 3 दिन ट्रेनिंग कराता है, पिकनिक कराता है, एंगेजमेंट कराता है, क्योंकि एक है कि हम हमारे बच्चे को नहीं सिखा सकते, एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से रोज नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको लगता है ये रोज बोल रहा है, तो इसलिए थर्ड पार्टी आता है। पहले हम उनकी तकलीफें सॉल्व करते हैं, गेम्स खिलाते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, और धीरे धीरे ट्रेनिंग के थ्रू आपका ट्रेनिंग हो गया, उनका ट्रेनिंग भी तो होना चाहिए। वी हैव ऑल्सो एडेड नाउ टीम ट्रेनिंग इन आवर कोर्सेज एज पार्ट ऑफ द कोर्स। हम आपको तो तैयार करेंगे, आपकी टीम को भी तैयार करेंगे, तो वो कंटिन्यूस से थोड़ा कल्चर इंप्लीमेंटेशन इजी हो जाता है। बट आपने ये क्रैक किया। रही बात टीम की, तो यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जब हम समझो स्टेशन पे है, स्टेशन पे काफी सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं, पर मेरा ट्रेन का नंबर है 19218, समझो। बाकी कितना भी अनाउंसमेंट कुछ भी होने दो, मेरे काम का क्या है। जो हम लोग भाषण देते हैं एज ए ओनर सबको, वो तो ये तो रोज आने वाला है रोज आने वाला है, रोज बोलने वाला है, मेरे काम का बात नहीं करने वाला, उसके काम का बात करने वाला है। तो छोड़ो, जैसे आपने कहा कि उसका प्रॉब्लम क्या हो सॉल्व करने के लिए, तो वो नेसेसरी कि ट्रेन जब हम जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, हजारों अनाउंसमेंट होते हैं, पर हमको हमारा ट्रेन का अनाउंसमेंट एकदम सही से ध्यान होता है कि वो हम लोग बोलते हैं हाँ ये मेरे काम का चीज़ है, बिल्कुल। किधर आने वाला है, 6 नंबर प्लेटफॉर्म, कौन से साइड आने वाला है, क्या आने वाला है, हम पूरा देखते हैं। Sure. उसके काम की बात करो, टीम बिल्ड करना है तो पहले उसका प्रॉब्लम सॉल्व करो, वो अपने आप तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। दुनिया के एक नियम है WIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी। इट्स लाइक अ सेविंग्स अकाउंट, पहले डिपॉजिट कर, बाद में विड्रॉ करो, पहले उसका भला करो, फिर उससे कुछ मांगो। ठीक है, अब हम आते हैं एक लास्ट सेगमेंट में, आपके पर्सनल राजेंद्र जैन एज अ पर्सन कौन है। भाई मैं आज पॉडकास्ट में बोलना चाहता हूँ कि आई एम ब्लेस्ड, मेरे पेरेंट्स मेरे भगवान है, आई लव माई फादर, बट बापू सेहत के लिए हानिकारक है, खड़ूस बापू है मेरा। तो राजेंद्र जी, हर फैमिली बिजनेस का स्टोरी यही होता है, बापू थोड़ा एंग्री रहता है, खड़ूस रहता है, कंट्रोलिंग रहता है। तो आपने इसको कैसे क्रैक किया, क्योंकि इजी तो नहीं रहेगा फॉर श्योर, कैसे क्रैक किया? मुझे ना अब तक मेरे प्रोफाइल पे 100 DMs आगे हो गए कि माई फादर इज नॉट अलाउिंग मी टू डू दिस, माई फादर इज नॉट अलाउिंग मी टू डू दिस, आई एम स्टक इन माई फैमिली बिजनेस, मेरा फैमिली बिजनेस ऐसा है, मैं बैठा हूँ, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बट आई वुड लाइक टू से, आपने लाइफ में ऐसा कुछ काम ही नहीं किया कि उस पर ट्रस्ट कर सके, शायद से। और कोई भी पिता अपने बच्चे को सक्सेसफुल होते हुए ही देख सकता है, वो स्ट्रिक्ट टीचर बनेगा, पर आपको लगता है कि वो आपके पंख काट रहा है, पर नहीं, वो आपके पंख को रिपेयर कर रहा है पीछे से, वो आपको अगले दिन के लिए रेडी कर रहा है, आज का दिन नहीं। माँ फेमस है क्योंकि वो प्यार ममता सब दिखा देती है, पर पिता, माँ ये सोचती है कि बेटा आज क्या खाया कि नहीं खाया, पर पिता सोचता है कि वो कल क्या खाएगा और कैसे खाएगा। तो वो पिता हमेशा नारियल के जैसा होता है कि आप जैसे लोग खड़ूस कहते हैं, पर मैं जब भी मेरे साथ ये हुआ था तब रियल लाइफ स्टोरी है, मेरा टाइम का डिसिप्लिन हमेशा, मैं अभी हर जगह ऑन टाइम या बिफोर टाइम 5 मिनट्स पहुंचता हूँ। आज भी आप पहले आए, राइट? यस। एक स्टोरी है अप्रॉक्सीमेट 2016-17 की, जब मेरा टाइम शोरूम पे जाने का 10 बजे खुलता था, 10 बजे था, मैं 10:20 को पहुंच गया था और कैजुअली गया चल के,
बोलते तेरा क्या काम है इधर, मतलब क्या है, कितना बचा हुआ है? तो मैंने बोला 10-20 हुआ है, मतलब वो फर्स्ट टाइम था मेरे लिए। तो ठीक है अभी घर पे जा, तुम्हारी ज़रूरत नहीं इधर, आज दुकान चलेगा नहीं, नहीं धंधा होगा, मेरे को नहीं काम करना है, ऐसे लोगों के साथ मेरे को काम नहीं करना है, तू खाना खा के आना या तो फिर कल ही आना, बेस्ट करना कि कल ही आना। निकाल दिया आपको? हाँ निकाल दिया, बाहर से आने भी नहीं दिया, क्योंकि अच्छा। उनको पता था कि पर उस दिन बहुत खराब लगा, घर पे आके मम्मी को भी कंप्लेन किया, रोया भी रहेगा। क्यों ये क्या, अभी इतना मेहनत किया, कल 11 बजे तक बैठा था तो आज 20 मिनट लेट आ ही गया तो क्या हुआ, कल तो 11 बजे तक ही बैठा था ना शोरूम पे, काम ही कर रहा था। राइट। पर नहीं, फिर आज जाके वो रियलाइज होता है 7-8 साल बाद कि वो जो चीज़ था, जब भी जो कड़वा मेडिसिन लग रहा था, वो आज जो मैं हूँ उसके लिए था। वाओ, डिसिप्लिन। यस, एक्चुअली इनफैक्ट आजकल के कुछ पेरेंट्स तो ओवर पैम्पर करते हैं, अरे ना ना मेरा बेटा तू हाँ। गिर मत जा। तो ये स्ट्रिक्टनेस भी होना बहुत Yes. जरूरी है, क्योंकि बचपन के संस्कार और अर्ली बिजनेस के संस्कार Yes. आपको मोल्ड करते हैं। यस, और वो उनके नॉन नेगोशिएबल में आता है। जैसे हम बात करते हैं नॉन नेगोशिएबल के ना, भाई इस तू पे कुछ no भी कर ले, compromise, हाँ। हमको नाइट आउट अलाउड नहीं है। आज पता चलता है, जब मेरी बेटी हो गई मुझे पता चलता है आज नाइट आउट अलाउड क्यों नहीं है, ये अलाउड नहीं है, क्यों अलाउड नहीं है। तुमको अगर किधर बाहर जाना है तो तुमको पहले पूछना है, बोलना नहीं कि मैं जा रहा हूँ, क्यों नहीं, क्यों, हमको आज पता चलता है कि वो क्यों है। और आज जेंटल पेरेंटिंग की बात करते हैं, जेंटल पेरेंटिंग है कि वो बोलते हैं कि दोस्त की तरह रहो। मेरे पिताजी अगर दोस्त की तरह रहते हैं तो मैं आज क्या करता मुझे पता नहीं। Yes, दे आर नॉट लाइक फ्रेंड्स। yes. हम लोग बहुत रिलेशन मिक्स कर लेते हैं कि पिता को बोलते दोस्त बन जा, दोस्त को बोलते भाई बन जा, भाई को बोलते दोस्त बन जा, मम्मी को बोलते फ्रेंड बन जा, मतलब वो सब मिक्स कर दिया है। Yes. पर दैट इज नॉट, ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर था इंडियन फैमिलीज का वो अच्छा है, नॉट के ये 100% वैलिड है, सबके अपने अपने है। पर मेरा एक्सपीरियंस है कि उनका जो आउटलुक होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। एक चीज मैं बहुत एडमायर करूंगा राजेंद्र जी, कि आपका जो माइंडसेट है, कि आपने ये देखा कि बाप तो मेरे लिए अच्छा ही चाहेगा, हाँ। पापा तो अच्छा ही चाहेंगे, तो कैसे उन्हें पटाना, खुद को कैसे कैपेबल करना। आई थिंक एटीट्यूड इज एवरीथिंग। और आपके में अंदर जो अभी ये एटीट्यूड है, जो ऊर्जा है, वो 80% 90% आपके सक्सेस को ड्राइव करता है। राइट। अभी बताइए राजेंद्र जी, पर्सनल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं? पूरा टाइम तो बिजनेस नहीं करते, राइट। तो आप अपने बिजनेस के 4 स्फीयर्स जैसे मैं सिखाता हूँ उसमें कैसे बैलेंस किया है? राइट। आप अपने हेल्थ का कैसे ध्यान रखते हो, रीडिंग का, इन्वेस्टमेंट का कैसे ध्यान रखते हो, फैमिली को, डॉटर को, वाइफ को कैसे टाइम देते हो, और स्पिरिचुअलिटी, राइट। भगवान के साथ भी तो प्यार है, राइट। कुछ अच्छे कर्म भी करने, Right. तो ये कैसे बैलेंस करते हो वो बताइए आप। स्टार्टिंग फ्रॉम फैमिली टाइम टू फिजिकल टाइम, जब तक आप खुश नहीं हो आप किसी को खुशी दे नहीं पाते। वाह। अगर आपको कुछ देना है तो आप कुछ दे ही नहीं पाओगे अगर आपके पास नहीं है तो। वाह। अगर मुझे दान देना है 10 लाख का, मुझे 10 लाख है ही नहीं तो मैं दूंगा कैसे? राइट। वैसे ही सबसे पहले आपको आपका माइंडसेट रेडी करना है, आपको खुश होना है। और आप जहाँ पे 12-15 घंटा बिता रहे हो काम पे, वहाँ पे अगर आप खुश नहीं हो तो शायद कुछ तो गलत है। पहले वहां से आपको सेटिस्फेक्शन लाना पड़ेगा, और या तो फिर अग्री करना पड़ेगा कि यस दिस इज माई थिंग। अगर आप सोचते हो कि मुझे चांद तक जाना है और आप रॉकेट में इन्वेस्ट करने को ही रेडी नहीं हो तो क्या चल के थोड़ी जाओगे? आपको पहले मेहनत करके बेसिक आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल लाना पड़ेगा। बिल्कुल। और सेटिस्फेक्शन लेवल का ये नहीं कि मैं इजी हो रहा हूँ खुद पे। यस। यू हैव टारगेट्स बट यू सेट कि मेरे को ये मंथ में ये मंथ में ये। अगर मुझे 12 महीने में जो करना है उसका आज से टेंशन लूंगा तो नहीं, बट आई हैव टू वर्क दैट। मंथली, ईयरली टारगेट टू मंथली टारगेट टू वीकली टू डेली। और अगर मैं कर रहा हूँ तो आई एम अ हैप्पी पर्सन। उसके बाद रही बात 4 स्पीयर्स की, जो आपने सिखाया उस दिन से आज तक वैलिड है, और दैट इज लाइफ चेंजर फॉर मी। माई वाइफ नेवर कंप्लेन्स कि भाई तू 12 घंटा 14 घंटा काम करता है तो क्या, पर आई हैव प्रॉमिस्ड हर मंडे टू फ्राइडे में तू जब भी बोलेगी, जिसके भी शादी में जाना रहेगा, किसके भी बर्थडे में जाना रहेगा, आई विल बी प्रेजेंट। जस्ट इन्फॉर्म मी 2 days बिफोर, मैं आ जाऊंगा, ना नहीं बोलूंगा, पर मुझे मेरे काम के लिए ना मत बोलना। वाह, वो अंडरस्टैंडिंग मैच्योरिटी दोनों में। क्यों है? क्योंकि हमने जब भी वो कहती है, सबको पसंद है कि एक दिन आए, तो मैंने बोला हुआ है कि एक वीक में 6 घंटे मेरी बच्ची की है, जहाँ पे तू भी मत आना, मैं रहूंगा, मेरी बच्ची रहेगी, मैं किधर भी लेके जाऊंगा उसको, एक्टिवा पे या किधर भी लेके जाऊंगा, पर लेके जाऊंगा। 6 घंटे उसको लेके जाऊंगा, मैं करूंगा। राइट, वो भी आपसे सीखा है, आपसे सीखा है। फ्राइडे का आपका टाइम है, मेरे को पता है आपका फ्राइडे, राइट? तो मेरा फिक्स नहीं रखा है, मैंने बोला कभी भी वीक में चले जाऊंगा, ताकि वो डॉटर भी कभी बड़ी हो जाए तो ऐसा रिग्रेट ना हो कि मेरा बाप कौन था, क्या था। right. और मुझे भी होना कि यार कभी कैसे बड़ी हो गई, राइट? और इसमें ये भी है कि रिग्रेट ऑफ नॉट डूइंग इज फार मोर देन रिग्रेट ऑफ डूइंग। कि नहीं करूंगा तो वो तो रिग्रेट बहुत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बच्ची तो बड़ी हो ही रही ना। नहीं सर, रही बात फिजिकल की, तो एक्सरसाइजेस और ये
नॉट नेसेसरी कि 30 के 30 दिन है, पर एटलीस्ट 20-25 दिन का टारगेट रखता हूँ. 20 डेज मिनिमम होना चाहिए, 25 इज गुड, ये होना चाहिए. सेकेंड, इमोशनल टाइम, फैमिली टाइम हो गया. फैमिली टाइम इज नॉट जस्ट वाइफ एंड किड्स, इट इज़ माई मदर फादर एज वेल. तो मॉर्निंग का टाइम जब भी होता है, उनका टाइम अलग है, इनका टाइम अलग है. जब भी मुझे पता है कि मम्मी को कोई मंदिर दर्शन करना है या इनको कहीं तो जाना है, प्लान कर लेते हैं साथ में. जो उनको प्रायोरिटीज़ है वो, इसमें मेरा दिमाग नहीं लगता है, ना मेरा स्ट्रैटेजिक दिमाग लगता है कि इसमें चेक लिस्ट नहीं होता है. बिल्कुल, चेक लिस्ट बिजनेस में होता है. फैमिली के साथ तुम 9 का 11 भी कर दो, उस 6 घंटा तुमको दे दिया, तुम बोलो इधर बैठना, इधर बैठ जाएंगे, तुम बोलो इधर, और हैप्पीली विथ इन्वॉल्वमेंट. सेकेंड, थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल रीडिंग. अ वेरी बैड रीडर, बहुत बैड रीडर हो, पर फिर भी देखता हूँ कि 10 मिनट दिन का बुक पढ़ सकूँ. शायद से वो अच्छा लगता है तो 20 मिनट पे चले जाता है, पर उतना ही कर पाता हूँ. डिसिप्लिन, यस, कर पाते हैं, यस. और अभी जो रीड कर रहा हूँ बुक, उसका नाम है फिक्सिंग लीडरशिप. अरे वाह. हाँ, मतलब लीडरशिप जो अपना, हम कितना भी बड़े हो जाए, कुछ भी अच्छे हो जाए, कुछ तो लैकिंग होगा. और उस वीक से मिनिमम 5 से 6 टॉपिक मिला है जो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. यस. एंड फोर्थ इज स्पिरिचुअल. ऑल दैट वी आर, जो भी हम हैं, जो कि हम भी कुछ रहेंगे, वो स्पिरिचुअलिटी होता है. मैं भगवान में बहुत मानता हूँ. नॉट नेसेसरी सब लोग भगवान में मानते होंगे, पर अगर मैं किसी की हेल्प कर दूँ, दैट इज ऑल्सो स्पिरिचुअल थिंग. यस. आई लव सिंगिंग. आई एम अ सिंगर फॉर द जैनिज्म रिलीजियस फंक्शन, जहाँ पे भी काम होता है. हाँ, जहाँ पे भी काम होता है, या जहाँ पे भी. नाउ रिसेंटली वी आर टीम ऑफ 5 पीपल. वी ऑर्गेनाइज गिरनार यात्रा. लोग नहीं जाते, तो वहाँ पे हम लोग ने 200+ लोगों के लिए गिरनार यात्रा ऑर्गेनाइज किया था. ऑर्गेनाइज करने का काम, मीटिंग्स लगाना, पूरा प्लान करना, ट्रैवल अरेंजमेंट्स, यस, पूरा करते हैं हम लोग बिजनेस से थोड़े. और इसको भी टाइम डेडिकेटेड है. और प्रॉफिटेबल. यस, फ्री एंड प्रॉफिटेबल. बिजनेस अल्टीमेटली ये है. यस. अब लास्ट सेक्शन जाते हैं पॉडकास्ट में. रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा मैं आपको. ओके. तो इंस्पायरिंग नॉन फैमिली पर्सन जो आपको बहुत इंस्पायर, जिससे आप सीखते रहते हो. एक ऐसे अंकल थे जो 2017 में मैं उनके पास गया था. वो हमारे कंपटीटर थे. तब तो धंधा इतना नहीं था, पर फिर भी एक कंपटीटर होता है, क्योंकि वो दुकानदार है, मैं भी दुकानदार हूँ. पर वो अंकल का एज अच्छा था. उन्होंने मुझे बुलाया और एक सीख दी जो मैं आज तक पालता हूँ, जो बिजनेस के बारे में होता है. और तभी एक चीज़ की थी जो कोई बिजनेसमैन नहीं करता है. वो बोला, तू बाहर क्यों खड़ा है भाई, तू अंदर आ, अंदर बैठ. क्योंकि मेरे पिताजी के फ्रेंड थे, उनका नाम है जयंती अंकल. पिताजी के फ्रेंड थे. उन्होंने बोला, तू अंदर आ जा, बैठ जा, ये देख ले, ऐसा करते हैं अकाउंटिंग, ऐसा करते हैं. जब मैं सॉफ्टवेयर नया लिया था, तो मैंने सॉफ्टवेयर वाले को ही पूछा कहाँ पे है तेरा, कि कौन अच्छा है, मेरे को बता दे तो मेरे को समझ जाएगा. तो वो अंकल का नाम बताया, मैं गया, उन्होंने अकाउंटिंग का मेरे को बताया कैसे क्या करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो आज तक हम फॉलो करते हैं. सेकंड है नॉन स्टॉप लर्निंग फ्रॉम एनीवेयर एंड एवरीवेयर. ओवरडोज नहीं करता हूँ, पर ये जरूर ट्राई करता हूँ कि महीने में 1-2 कुछ तो सेमिनार अटेंड कर लो. भले आधे घंटे का हो, 4 घंटे का हो, या 2 दिन का हो, पर 2 दिन का हो. यस. एक बुक मेंटेन किया हुआ है जिसमें टू डू लिस्ट बनाया हुआ है कि ये मैं इम्प्लीमेंटेबल है डायरेक्टली. हम कोई भी सेमिनार में जाते हैं तो उधर हजारों चीज़ों की बात होती है, पर अपने को 5 चीज़ें लेके आना है. बस ये इंपॉर्टेंट, 5 चीज़ लेके आ जाओ. हम सोचते हैं यार कोई देख लेते हैं कि यार ये सेमिनार में तो ये चीज़ है. अब मैं D2C के सेमिनार में जा रहा हूँ जुलाई में, जो कुछ लेना देना नहीं है. बी अनकंफर्टेबल. D2C में जाऊंगा, INC 40, हाँ, पता नहीं क्या है, पर बोला कि जाने का तो जाने का, बस पता नहीं क्या होने वाला है. पर उधर से क्या लेके आने का वो मेरे पे डिपेंड करता है. वो लोग क्या देंगे आई डोंट नो, बट शायद उनका कुछ वर्ड्स हो गया. हम लोग D2C ब्रांड नहीं है, हम लोग एक ऑफलाइन रिटेल है. पर शायद पता नहीं 2-5 साल में कर ले, तो सीख ले, नहीं कर भी ले तो ये बेटर है ना. ये द स्टार्टिंग सेट अच्छा हो जाएगा, फिर से ये नहीं हो जाए. थर्ड इज रिसेंटली आई कम इन टू कॉन्टैक्ट विथ नासिक में है डंडे ज्वेलर्स करके. बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है उनका. मेन आई गेट कनेक्टेड. लोग पूछते हैं कि लोग तेरे से शेयर कैसे करते हैं, कि ना बिजनेस सीक्रेट्स हो गया ये. मैं बोलता मैं सीक्रेट्स जानने नहीं जाता हूँ. जिसके पास जेब में 1 लाख रुपए है, बैंक में 1 लाख रुपए है, उससे मैं 100,000 रुपये मांग लूँ तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो लोग को अच्छा लगता है जब मैं एक सीनियर लोगों के पास जाता हूँ. मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ, व्हाट इज़ द बेस्ट डिसीजन फॉर यू दैट यू टुक दैट टाइम, या व्हाट इज़ द बिगेस्ट थिंग दैट यू वुड सजेस्ट मी. क्योंकि उनका जो सजेशन होगा वो मुझे पता है, वो अनफिल्टर्ड होगा. और ना मेरे वो कंपटीशन है. मैं अलग सिटीज़ में जाता हूँ बात करने में, बता दो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं अप्रोच करता हूँ खुद से. क्रेडिबिलिटी भी ठीक ठाक है, तो पीपल ओपन अप. नहीं, ही इज नॉट ऑन इंस्टाग्राम, ही डजंट नो व्हाट इज प्रवेश गोल्ड, बट मैं बताता हूँ. और वो जब बात करते हैं तो उसको समझ जाता है कि ये कर लेगा. और मैं उधर से टारगेट लेके आता हूँ कि सर आपसे ये सीखे गया हो,
मैं डिस्कस करता हूँ, फिर आधा घंटा बैठता हूँ, 6 पॉइंटर्स बनाता हूँ, सर 6 महीने में रिपोर्टिंग दूंगा. क्या बात. देन ही फील्स दैट हिज टाइम इज वैल्यूड. वाह. उसको लगता है, वो बुलाता है सामने से कि भाई 6 महीना हो गया, आया आजा यस, चाय पीते. मैं खुद बोलता हूँ यस, 6 मंथ नेक्स्ट दे दो, क्या करना है. एंड आई मस्ट अप्रिशिएट, हर 4 महीने में इसका मैसेज आता है, बोलता है सर कुछ नहीं करना है, सिर्फ चाय पीना है. यस, तो आता है इधर, यस, और आते ही डायरी भी खोलता है बहुत Yes, स्मार्टली, yes, yes, 4 चेकलिस्ट के yes, पॉइंट से वो सॉल्व करके जाता yes, है. तो आई थिंक आपका जो ये नेटवर्किंग का जरिया है, yes, जो एटीट्यूड है कि मुझे कंटिन्यू सीखना है और वैल्यू देना है, yes. वो कर सकते हैं. लास्ट क्वेश्चन पे जाते One more person. प्लीज प्लीज प्लीज. One more person. बोलिए. Yes. हाँ. Apart from jewelry, it is you. From chaos to clarity, from unsystematic to system. जब मैं आपके सेमिनार में आया था 3 days वाला, तब मैंने देखा भाई ये आया, ये बोला, ये बात किया और गया, पीछे का किसने किया? सिस्टम ने किया. पीपीटी चल रहा है अपने आप, ये चल रहा है. हमारे इसमें नहीं होता, हमारे इसमें सेठ इंटरफेयर करता है. अरे खून में हमारे सेठ इंटरफेयर नहीं करेगा तो उसका खून खोलेगा कि भाई मेरे साथ में काम कैसे हो गया. मैंने ऐसे भी लोग देखे हुए जो सेल्समैन को पूरा सेल्स नहीं करने देते क्योंकि वो छोड़ के चले जाएंगे उनको कि सीख लेंगे तो. अरे भाई नहीं होगा, वैसा नहीं होता है. तो मैंने आपके इसमें भी देखा था जो 3 days का सेमिनार था उसमें. और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन लर्निंग, यू आर गोइंग इन माइनस. बिल्कुल. तुम्हारा खर्चा नहीं हो रहा है, लोग खर्चा पकड़ते हैं लर्निंग को. मुझे नहीं पता कि वाई आर यू स्टिल अलाइव. क्या अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आप बिजनेस करने के लिए MBA करने के लिए 2 साल लग जाता है, MBBS करने के लिए 5 साल लग जाता है, स्पेशलाइजेशन करने के लिए, मेरे एक रिलेटिव है जो डॉक्टर है 10 साल लगा उनको, क्योंकि वो MBBS किया, 3 साल आई का किया, 2 साल कॉर्निया का किया. भाई सुपर स्पेशलाइजेशन 10 साल और तुम 10 दिन नहीं दे सकते हैं. मई साल में 10 दिन नहीं दे सकते हैं. और स्पेशली फॉर ज्वेलर्स हम लोग ने एक हमारे लिए गोल्डन केज बना के रखा है. हम लोग जू में, हमारा एक जू है जो हमारा केज है, जो इन्वेंट्री लगा हुआ हमारा केज है. हम लोग नाच रहे हैं, रात को घर पे जा रहे हैं, दिन भर नाचते हैं, घर पे जाते हैं. सर्कस और जू चल रहा है. यस. अभी बात करूंगा आपकी जो कोर्स था, दैट हेल्प मी टोटली, क्योंकि आई वॉज सरेंडर्ड. मैंने सरेंडर कर दिया था कि मुझे पता है कि मैं मेरे मुकाबले तो नहीं कर पाऊंगा, और अगर किसी ने कर लिया है तो भाई उसका सुन लेना, सुन लो, कर लो. हाँ, जो कर लिया है जिसने. रही बात सक्सेस स्टोरी की, तो मैंने शायद से सक्सेस स्टोरी आपके इसमें एग्जाम्पल नहीं देखा था, पर मैंने ये देखा था कि इन्होंने कर लिया है. शायद से इनसे इंसाइट मिल जाए अपने को तो बहुत हेल्प करेगा. और ये जो प्लान्स बता रहे हैं, और एक आपके कोर्स में एक बहुत ही अलग चीज़ था, अजीब था, जो मुझे रोक रहा था ज्वाइन करने से, वो है सेल्स. लास्ट मंथ में था, 6 मंथ में. मैंने बोला भाई तू सेल्स पहले करा देना, फिर मैं 5 महीना नहीं भी लगूंगा चलेगा, मुझे सेल्स चाहिए बिजनेस ग्रो करने के लिए. बट व्हेन आई जॉइन दैट कोर्स, मैंने सरेंडर किया. मुझे अच्छा लगता है, मुझे फर्स्ट सेशन में अच्छा लग गया था कि यस दे हैव समथिंग टू ऑफर. और जब मैंने ये बात मेरे पिताजी से भी की थी, ही इज इन सपोर्ट फॉर मी टू लर्न, बट वो बोलते हैं कि तू आना, वाइब्रेशंस लाना, भूकंप मत लाना. वाइब्रेशन तू चेंजेस करेगा चलेगा, पर तू भूकंप मत लाना. तो क्यों मैं भी सहन नहीं कर पाऊंगा. बहुत सपोर्ट रहा उनका भी. कोई भी इन्वेस्टमेंट करने बोलो अगर लर्निंग में, he never said no. He has made her daughters doctors, CAs and MBAs himself. When people were saying कि ये जाके बिगड़ जाएगी आगे, मत करा, and now they are everyone is settled. तो I have a lot of confidence in my father. ये कोर्स की बात करूँ फिर से, सेल्स लास्ट में था, फर्स्ट था. फर्स्ट में आपका था कि टास्क लिस्ट बना दो, ये बना दो, and that was everything was free. Nothing in this course was sold. जो आपके कोर्स में था कुछ भी सोल्ड नहीं था, और फ्री टूल्स है वो सब. जो आपके मोबाइल में है पर आप यूज नहीं करते हैं. आज तक मैं वो सब सारा चीज यूज करता हूँ, एंड दैट हैज मेड माय लाइफ सिंपलर एंड मेड मी फ्री फ्रॉम ऑपरेशंस. एंड ये बात कहना चाहूंगा, दिस कोर्स हेल्प मी टू डू बिगर थिंग्स बिकॉज आई वाज फ्री फ्रॉम ऑपरेशंस. आदमी जब ऑपरेशन से फ्री होता है तो ही नेक्स्ट लेवल पे जा सकता है. एंड अ मेंटोर, अ गुरु इज ऑलवेज हंग्री, क्योंकि हम सिखाते सबको सेम है. कोई 20 लेता है, कोई 80 लेता है, बट आपने लिया और आपने छोड़ा नहीं. आप कंटिन्यूस 1 साल हो गया उसको. वी आर स्टिल इन टच. हम आपसे और कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे. आई एम हैप्पी. मैं तो बोल रहा हूँ कि 3-4 साल में वो लेवल पे जाना कि एक अच्छा IPO निकालना है, ब्रांड खोलना है, चेन स्टोर्स, एस्पिरेशन है, और हम साथ में करेंगे. 2 क्वेश्चंस लास्ट देता हूँ क्योंकि आपने इतना इंस्पिरेशन दिया. फैमिली बिजनेसेस आर डाइंग. सेकेंड जनरेशन ज्वाइन नहीं करता, या तो वो बहुत ज्यादा अप टू डेट है, या तो फादर सन का क्लैश बहुत होता है. राइट. तो आप तो फैमिली बिजनेस में सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ज्वाइन करते हुए आपने देखा है, आपने खुद ने ज्वाइन किया है. क्या इस पे टेक है, क्या एडवाइस है? योर टेक इज एब्सोल्युटली करेक्ट.
हम लोग अक्सर वो करते हैं जो हम चाहते हैं पर हमारे पिताजी नहीं चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि तू वो कर जो पिताजी चाहते हैं तो वो होगा जो तू चाहता है। 5 years इन फैमिली बिजनेस व्हेन यू आर टुगेदर, यू कैन नॉट कम एंड से दैट ये वाला ब्रांड ये कर रहा है मुझे भी ये करना है। पहले उनको एक डर उसी का होता है कि बिजनेस माइनस में ना चले जाए, बिकॉज इट इज अ बेबी दैट दे हैव क्रिएटेड। जैसे Yes. तुम्हारे माँ ने तुमको बड़ा किया है, वैसे पिताजी ने इस बेबी को बड़ा किया है, एंड ही कैन नॉट हैंड ओवर टू एनीवन, वही। बी इट योर हिज ओन सन एज वेल। Yes, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। पिताजी रिटायरमेंट के ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ही स्टिल थिंक्स अबाउट यू कि मुझे जो मेरे बेटे को गिफ्ट देना है उसमें कोई भी दाग ना हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। बिकॉज अक्सर ये जो जनरेशन था, हमारे पहले वाला जनरेशन, उन्होंने सभी ने स्ट्रगल किया है। बहुत किसी ने जीरो से, किसी ने माइनस से बहुत माइनस से किया है, माइनस से कर्जे किया। से सबसे। राइट, तो ही डज नॉट वांट यू टू बी इन दैट स्पेस। ये एक माइंडसेट कंपलसरी है ये, और सेकंड जनरेशन नहीं करता है। इसका मेन रीजन भी है कि बिकॉज वी आर नॉट ओपन टू चेंज। जो भी फैमिली बिजनेस के जो सुपीरियर्स, जो हेड्स में है, वो कहते हैं कि हमने किया ना, ये चल रहा ना, पर वी आई टेल देम दैट व्हाट ब्रॉट यू हियर वोंट गेट यू देयर। एग्जैक्टली। जो आज तक चला वो चला। आज हमारे इधर गोल्ड रेट पूछने को आता है, उसको पता होता है घर से गोल्ड रेट क्या है। पहले दुकान पे आके मैं बोलता था 1 लाख तो 1 लाख, मैं जो बोलता था वो ओके फाइनल। सब अवेयरनेस अभी वो घर से आता है, बोलता है 100 रुपये का भी फर्क होता है, बोलते हैं 100 रुपये तो उधर कम है। अभी जो हमको वहां से यहाँ तक लेके आया वो आगे नहीं लेके जाने वाला। आगे एक ही चीज लेके जाने वाला है, सिस्टम, क्लैरिटी, ट्रस्ट बैक्ड विद प्रूफ। यस। इफ योर बिजनेस नॉट फॉलोइंग दिस, आपका जनरेशन भी नहीं आएगा। और अब आता भी है, टू आंसर दैट क्वेश्चन कि सेकंड जनरेशन क्यों नहीं आता है, दैट इज बिकॉज आपके बिजनेस में रिस्पेक्ट ही नहीं है। वाह। वो कितना भी काम कर ले, उसको अप्रिसिएशन, थपथपाट की जरूरत है जो फ्री है आपके लिए। Yes. अगर वो एक अच्छा सेल कर दे तो उसको कोई बोलने वाला नहीं कि भाई तूने अच्छा काम किया था। बोले तेरा ही काम ही तो है, मेरे घर पे थोड़ी आ रहा है, तेरे खुद के लिए कर रहा है। बट अ फ्री थिंग फॉर टीम मेंबर्स, फॉर एवरीवन इज नेसेसरी, दैट कॉस्ट यू नथिंग। आप देख लो, पंकज त्रिपाठी का मीम लगा दो, शाबाश बेटा। Yes. एक बार बोल दो, हाँ। वो बच्चा अपना जान दे देगा। Yes. और बच्चा भी अगर बाप को एक बार बोल देना, आई लव यू पापा, आई Yes. एडमायर यू, Yes. 2 साल में सीखूंगा, आप भी मुझे सुनो। Yes. तो दोनों को झुकने की जरूरत है। Yes. पहला ये इन्वेस्ट करके Yes, सुने, yes, दिल yes. जीते, और ये भी थोड़ा ट्रस्ट करे। Yes. आई थिंक ये करना बहुत टफ है, बट आपने सक्सेसफुली किया है, Yes. और ये एडवाइस से लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन, एनी एडवाइस टू यंग एंटरप्रेन्योर्स जो ये देख रहे हैं, बिजनेस, स्टार्टअप, फैमिली बिजनेस वाले, कुछ एडवाइस उनको, 2-3 टिप्स। To everyone who's starting their businesses journey या already in the business journey, one thing is common, keep learning. अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरा मेहनत करके भी, लाइफ का हर चीज़ देके भी मुझे वो अचीव नहीं हो रहा, या तो फिर एक डर है कि मेरे पास वो ट्रेनिंग नहीं है, या तो फिर बैक एंड नहीं है, तो कीप लर्निंग। एंड सेकेंडली, अगर आप सोचते हो कि मेरे पास ये हो जाएगा ना तब मैं वो करूँगा, तो शायद आपके पास दोनों भी नहीं होगा बाद में। नाउ इफ़ यू हैव द टाइम एंड एनर्जी, इन्वेस्ट। घड़ी मत देखना काम करते समय। लोग कितना भी कहे कि वर्क लाइफ बैलेंस सक्सेसफुल लोगों का सुनने को अच्छा लगता है। अगर आप अनसक्सेसफुल हो और बैलेंस है तो घर वाले भी आपको घर पे नहीं बैठने देंगे। यस। थर्डली, यू आर नॉट लर्निंग। इसमें लोग एक होता है कि इसको पैसा दे दूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हो, सेमिनार ज्वाइन करते हो, या कुछ भी चीज़ सीखने जाते हो, ट्रीट इट एज एन इन्वेस्टमेंट। कि जो आज आपको नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, महीना 2 महीना, सालों में बेनिफिट देगा। एंड नो लर्निंग इज वेस्ट, नो मार्केटिंग इज वेस्ट। अगर आपको लगता है कि मार्केटिंग फेल हो गया है तो मार्केटिंग का भी 2 है। कोई भी आप मार्केटिंग करो, इधर यू आर सक्सेसफुल और यू हैव लर्नड। देयर इज नो फेलियर। नो फेलियर, कोई भी चीज़ का फेलियर है ही नहीं। थर्डली, मेरे पास काफ़ी सारे डीएम्स आते हैं फैमिली मैनेज बिजनेस के पिताजी नहीं मानते हैं, या तो फिर मुझे डर लगता है बिजनेस। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। जो जॉब करता है उसको लगता है बिजनेस में तरक्की है, जो बिजनेस करता है उसको लगता है जॉब में तरक्की है। भाई सुकून का नींद मिलता है, शनिवार रविवार छुट्टी मिलता है। मेरे पास वो लाइबिलिटी तो नहीं है किसी भी चीज़ का। एवरीथिंग कम्स विद इट्स ओन बैगेज। किसी के लिए ऐसा परफेक्ट एडवाइस नहीं है, पर ये ऐसा होता है कि मेरे लिए क्या राइट है आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और मैंने ऐसे भी लोगों को देखा हुआ है, दे स्टार्ट फ्रॉम समथिंग एंड एंड अप एट समथिंग डिफरेंट, बट व्हेन दे गिव देयर 100%। एक ऐसा बंदा था जो कहता है यार ये मुझे काम नहीं करना है मेरी लाइफ में, माई कॉलिंग इज नॉट दैट, माई कॉलिंग इज नॉट दैट। भाई तू जो हाथ में है काम वो 100% कर ले, तेरा कॉलिंग आ जाएगा। बिल्कुल राइट। सो दिस इज माई एडवाइस, गुड लक। एब्सोल्युटली। आई थिंक बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, बहुत इंसाइट्स निकले। खास करके एक इंसाइट था कि फैमिली बिजनेस में कैसे प्यार, सैक्रिफाइस से दिल जीतना है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मुझे जो ये पॉडकास्ट में अच्छा लगा कि इन्वेस्ट,
इन्वेस्ट सबसे पहले लर्निंग में, इन्वेस्ट इन टीम, देयर बेनिफिट्स, देयर क्लैरिटी, देयर ट्रेनिंग, देयर हैप्पीनेस, इन्वेस्ट इन सिस्टम्स, एंड सबसे बेस्ट मार्केटिंग स्टार्ट करो। जीरो कॉस्ट मार्केटिंग से आप कर सकते हो। और वो बंदा बोल रहा है जिसने आज 1.5 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे अक्रॉस 2 चैनल्स खड़े किए, मिलियंस ऑफ वायरल्स व्यूज इन्हें मिला है, और 6x ग्रो करने की क्षमता रख रहे हैं 1.5 साल में वो विजन, और 3-4-5 साल में शायद चेंज स्टोर्स IPO। तो बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी था। गोल्ड बिजनेसेस, फैमिली बिजनेसेस, पर्सनैलिटी, बैलेंस पर्सनैलिटी, फैंटास्टिक पॉडकास्ट। उम्मीद करता हूं कि बहुत लोगों को इसमें इंसाइट्स मिलेगा। मैं हमेशा एक पॉडकास्ट में गिफ्ट मांगता हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या हमारे 2 या 3 व्यूअर्स को क्या गिफ्ट दे सकते हो राजेंद्र भाई? So whoever comments on this reel and they tell कि उनको क्या अच्छा लगा, बेस्ट पॉइंट क्या लगा, बेस्ट 3 पॉइंट्स क्या लगा, will gift a gold coin to you and 2 special lucky winners will get a gold coin जो भी इस पे कमेंट करेगा। वाओ! सो ये यूट्यूब पॉडकास्ट पे, शॉर्ट्स पे, रील्स पे जो भी इसमें से राइट इनसाइट्स निकालेगा, उसमें से 2 लकी विनर्स को हम लोग सिलेक्ट करके उनको गोल्ड कॉइन देंगे। दैट्स एन अमेजिंग गिफ्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन बिजनेस विद बसेस पॉडकास्ट। और ऐसे ही अमेजिंग लीडरशिप, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, फंडिंग आइडियाज के लिए कीप फॉलोइंग बिजनेस विद बसेस।